टेस्ट करके फिर चैप्टर 2 टेस्ट भी। हाँ चैप्टर 2 की रिवाइज स्लाइड आ गई आपके ये पास? सब मैंने कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। बारिश सुबह में हुई थी, बच्चे इस वक्त कम हो गए। जब आप बच्चों ने ट्रैवल करना होगा उस वक्त बारिश हो रही होगी तो वो क्लास तक पहुंच नहीं पाए। ये शायद पिछले हफ्ते वाली गुफ्तगू उन्होंने सुन ली कि अब बचा ही कुछ नहीं। तो आप लोग क्यों आ रहे हैं? कुछ भी नहीं बचा। आ जाते। जांच क्या था? अच्छा नहीं, वो वाकई यौम शोहदा मनाया जा रहा है या मतलब वो सिर्फ सोशल मीडिया पे मनाया जा रहा है? क्योंकि तकरीर शकरीर तो 1-2 दिन पहले नज़र आ गई है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो फ़ौजियों के जो वो हैं फैमिलीज़ हैं उनको। तो आज का जो है वो अफवाह उड़ी थी कि शायद छुट्टी हो, लेकिन वो सोशल मीडिया की अफवाह थी, उसको हमने सोशल मीडिया के थ्रू ही कंट्रोल कर लिया। जी ठीक है, इन्होंने कहा उनके लिए बस एक ब्लैक डे काफ़ी है, बस 16 दिसंबर वाला है, उससे ऊपर ना हो। अच्छा जी, तो MFA तो ख़त्म हो चुका है, सारी ज़रूरी बातें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अब रह गई हैं गैर ज़रूरी बातें। उन गैर ज़रूरी बातों में बीच में थोड़ी सी ज़रूरी बातें चैप्टर 4 में आती हैं, और चैप्टर 4 मैंने सोचा हुआ है कि मिड टर्म से पहले हम ना शुरू करें, ताकि कम से कम उसको एक अपनी इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस मिल सके गरीब को। तो यानी कि जब हम मिड टर्म की तरफ जाएँ तो आपके 3 अहम चैप्टर तैयार हुए हुए हों, और उसके अलावा जो दगड़ मगड़ चैप्टर्स हैं जो बिला वजह जो है वो इधर उधर से इकट्ठे हुए हुए हैं, उनको भी आपने देख लिया हो। और उन चैप्टर्स में से भी आई कि आपने थोड़ी थोड़ी सी रिडक्शन की है, शायद अगली दफ़ा थोड़ी थोड़ी सी और रिडक्शन करे, और शायद अल्टीमेटली उसे समझ आ जाए कि चैप्टर 1 होना चाहिए जिसमें सारे पेस्टल दिए हुए हो। तो एक चैप्टर पेस्टल का हो, एक IT का हो, और 3 वो चैप्टर्स हों। 5 चैप्टर शुड बी सफिशेंट हमारे इस पोर्शन के लिए। आप लोगों ने टेस्ट दिया और बड़ा ही खूबसूरत टेस्ट दिया। टेस्ट में चैप्टर 9 था और क्या था? चैप्टर 3 का सिर्फ सोशल वाला एलिमेंट था, लीगल वाला नहीं था। वाह जी, इंशाल्लाह ख्वाहिश ये है कि हमको 10 दिन पर रिवीजन करें। मिड टर्म से पहले रिवीजन नहीं, यानी इस हफ्ते और नेक्स्ट हफ्ते चैप्टर 2 और चैप्टर 1 को ख़त्म कर दें। चैप्टर 1 पे पहले मैंने ज़रा सोचा था कि चलो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन वो माशाल्लाह से उन्होंने जो उसमें जो सारी गैर ज़रूरी बातें थी, वो जो पाकिस्तान के सारे इराक़ की डिस्कशन थी, वो तो उठा के साइड पे फेंक दी। लेकिन आपने कहा था हम वो डिस्कशन फिर भी करेंगे, तो कोई बात नहीं, वो डिस्कशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे, फ़ायदा कोई नहीं। बिला वजह की वो इस वक्त तो वैसी सियासी डिस्कशन कितनी ख़तरनाक है आपको पता है, ठीक है। पता लगे फिर मैं बाद में TV पे आके एक वीडियो बना रहा हूँ कि जी मैं सबका जो है वो मैं पाकिस्तान की अमन सलामती का ख्वाह हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर लेक्चर के दौरान मेरे किसी अल्फाज से किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी या किसी ख़ास जमात को कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। जी, कैमरा बंद करके वो वाली डिस्कशन करेंगे। तो जब वो डिस्कशन होनी ही एक नेचुरल वे में और आजकल के हालात से हट के उस वे में है जिसमें मैं नेचुरली खुल के बात कर सकूं। अभी आजकल तो आपको पता है कि खुल के बात नहीं कर सकते, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बात ये कि कैमरा बंद भी कर ले तो इतने सारे कैमरे सामने, इतने सारे लोग सुन रहे हो सकता है आप में से किसी को अचानक से जो है वो जोश चढ़ जाए। प्रॉब्लम ये है कि क्या करें, मतलब डिस्कशन करते हुए हो सकता है मैं PTI के बारे में अच्छे कलमात का इजहार करूँ, हो सकता है मैं बुरे कलमात। अगर मैं अच्छे कलमात का इजहार करूँ तो आप में से कोई जो है वो अगर इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हुआ, और अगर मैं बुरे कलमात का इजहार करूँ जो कि ज़्यादा चांसेस हैं जिसके, तो आप लोगों ने लड़ पड़ना है। आप लोग भी तो फटने के लिए तैयार रहते हैं कि बस जो है ना वो धमाका कर दे। तो इसलिए ऐसी चीज़ जो कि ख़तरनाक है हम उस तरफ जाएं ही ना, और मैं ऐसी डिस्कशन करूं जिसमें आप आगे से जितने भी जवाब दें वो एक स्क्रीन को दें कि मेरी बात आप सुन रहे हो, और आप बात सुन सुन के गमो गुस्से का इजहार स्क्रीन से कर रहे हो, और स्क्रीन आपके सवालों को असल में चक्कर ये है कि वो सिलेबस का हिस्सा भी तो नहीं है ना,
तो अब वो एक सिर्फ मालूमाती डिस्कशन रह गया और आपने मुताला पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी अनबायस्ड हिस्ट्री पढ़ी हुई है। तो मैंने भी वही अनबायस्ड हिस्ट्री आपको पढ़ानी है ना, बस मैं बीच में इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस सारे लेक्चर्स में ना मैं हमेशा मार्शल लॉ की फेवर में रहा हूँ। जब भी मैंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सारी बताई है ना, तो पाकिस्तान के निज़ाम के हिसाब से मैं मार्शल लॉ की फेवर में बातें की हैं। तो इसलिए जो है वो 12 मतलब वो वाली रिकॉर्डिंग अगर कहीं लीक भी हो जाए तो भी मैं सेफ हूँ। हाँ नहीं, जाहिर है एक ऐसा मुल्क जहाँ पे एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है या बन नहीं पा रही, और मुल्क में थ्योरी एक्स वाले लोग ज़्यादा हैं जो काम नहीं करना चाहते, जिनको छुट्टी करके अच्छा लगता है, जो पढ़ना नहीं चाहते। हमारी पूरी कौम को इस वक्त ज़रूरत है सख्त लीडर्स की, डंडा कल्चर की। आप ये देखिए ना कि अब हम ट्यूशन सेंटर हम नॉलेज वो कर रहे हैं, आपको डिस्बर्स कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पैसे दे के वो नॉलेज भी लेने के लिए पूरे नहीं आ रहे। क्लासेस में मतलब अब इस रमज़ान वाले सेशन में कुछ अर्से पहले चलते फिरते एक जगह जो है वो जवाद साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्टर्ड स्टूडेंट का 1/3 भी नहीं आ रहा क्लासों में। तो आपको नहीं लगता डंडा कल्चर नहीं जगह पहुंचा है? डंडा कल्चर जब रहा है ना, मुल्क ने ग्रो किया है। इधर आफ्टर इफेक्ट्स उसके बहुत ये हमें लगता है उसका आफ्टर इफेक्ट्स है, क्योंकि बाकी हमें बताना चाहते हैं कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स है। अगर एक डंडा कल्चर 2-3 साल रहा हो तो उसके आफ्टर इफेक्ट समझ आते हैं। अगर एक डंडा कल्चर 11 साल तक रहो, एक 10 साल तक रहो, एक 8-9 साल तक रहो, और उस दौरान हमने मुल्क को तरक्की करते देखा हो, तो समझ आ जाती है कि ऊपर पावर ज़रूरी है, नीचे डेमोक्रेसी चले। नीचे टूटी बज्जी मतलब ये मुशर्रफ एंड काफ लीग बड़ा आइडियल कम्बिनेशन था। नीचे एक लोकल सी डेमोक्रेसी चल रही थी और ऊपर एक सख्त आदमी बैठा हुआ था जो अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलता था। लेकिन मैं याद करा दूं कि इस वक्त हमने चैप्टर 1 शुरू नहीं किया, हम चैप्टर 2 की तरफ आएंगे, वो भी टेस्ट डिस्कस करके। तो इधर आते हैं। प्रोवाइड 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस। बड़ा प्यारा सवाल था। आपने 3 तरह की हेडिंग्स के अंदर 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स देनी थी कि वो फैक्टर जो कि बिजनेस पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल। क्या एग्जाम्पल्स बनेंगी? सवाल समझ आया था? एक मिनट, उससे पिछला सवाल टेस्ट दिया था, ठीक है, फिर उससे बाद अगली डिस्कशन हो ना। तो टेस्ट वाले दिन जो है वो सुने बहुत जगह कैपेसिटी का मसला बन गया था। बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने आ गए थे कंपनी लॉ के। इस क्लास के तो 7-8 ही बच्चे थे, वो असल में तो वो कंपनी लॉ वाले जज्बाती होकर टेस्ट देने आ गए थे। तो पता ही लगा कि उस दिन डिस्टर्बेंस हुई, तो ऊपर हम ये पहले प्लान करने लगे। मैंने उनसे कहा कि हाँ वाकई कंपनी लॉ और एमएफए के बच्चे मिक्स हो जाते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा सर आप जो है ना मतलब एमएफए के बच्चों को ऐड करें या ना करें, मसला कंपनी लॉ का है। इन्होंने बताया कि एमी जो 4-5 बच्चों का आप जिक्र करके खामखा एक हाइप बना रहे हैं कि 2 क्लासों के बच्चे मिक्स हो गए थे। उन्होंने कहा यार 3-4 बच्चे तो साइड तक करो, मसला कंपनी लॉ का है, ठीक है। तो आप लोग, इसका मतलब है कि अगर आप लोगों का टेस्ट आपके अपने टाइम पे होगा तो मतलब कंपनी लॉ वालों को फिर मैंने कहा है कि जी हम 3 बजे आपका टेस्ट कर लेते हैं और हम पीछे वाले कमरे में टेस्ट कर लेते हैं। चूँकि सैटरडे पे हमारे एकदम से पीपी के बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो सैटरडे वाले दिन कमरे के मसले बन गए थे। तो आपका टेस्ट 2 बजे रूम 2 में अगर हो जाएगा तो रूम 2 में उस वक्त जो बच्चे नॉर्मल टेस्ट दे रहे होंगे कोई भी, तो आपकी क्लास के कोई 4-5 बच्चे वहाँ बैठ के को बहुत ज़्यादा रश क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपका 2 बजे ही टेस्ट कर लेंगे और उन लोगों का कंपनी लॉ वालों का 3 बजे किसी डिफरेंट रूम में कर लेंगे, क्योंकि ये रूम जो है वो पीपी पे इस्तेमाल हो रहा होता है। आवाम सारी सहल पसंद है। हमारे सैटरडे वाला बैच अनाउंस होने के 2 दिन में भर जाता है, क्योंकि वो 1 दिन होता है हफ्ते में। तो सारी आवाम कहती है बस 1 दिन आए, जो भी मुसीबत है सर से गुजरे और फिर चले जाएँ। खैर, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल 2 एग्जांपल्स। क्या एग्जांपल्स दी? जी बिल्कुल। अब आप ये देखें कि आपकी जो कम्युनिटी है उसका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर उनका लाइफस्टाइल बड़ा इजी है, लेयर पसंद हो गए हैं, तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ज़रा ज़्यादा महंगी हैं और ज़्यादा फैंसी हैं, आप उस तरफ जा सकते हैं। अब ऐसे घर ज़्यादा बिकना शुरू हो गए हैं जो शशके मशके वाले होते हैं, अंदर से दीवारें खोखली होती हैं,
लेकिन सामने बड़ा खूबसूरत से वॉलपेपर लगे हुए होते हैं, ज़मीन बड़ी ज़बरदस्त सी बनी हुई होती है, वो मुख्तलिफ झूमर से लटक रहे होते हैं, उनके बीच में जो है वो वाईफाई लगा हुआ होता है, वो म्यूज़िक चल रहा होता है और लाइट्स बदल रही होती हैं। तो वो ये चीज़ें लोगों को पसंद हैं। वो कहते हैं कि मटेरियल जैसा मर्जी। पुराने लोग कहते थे दीवार मजबूत होनी चाहिए, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, छत मजबूत हो। अब क्या है, अब एटीट्यूड्स क्या, अब लाइफस्टाइल क्या लोगों का कि उनको दिखावा पसंद आ रहा है। तो घर बना के बेचने वालों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो मटेरियल को नाक़िस इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं, लेकिन दिखाने वाली चीज़ों पे ज़रा ख़र्चा ज़्यादा कर लें। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और इस तरह की लाइफस्टाइल और एटीट्यूड्स। जो इम्पोर्टेड कार के डीलर्स हैं वो ज़्यादातर डिफेंस वाली साइड पे होंगे क्योंकि वो ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल। बेहतरीन बात। जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं और ख़ास तौर पे जो ख़ास ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं ख़ास लेवल से ऊपर की, जब उन्हें पता है कि उसके ऊपर इतना बड़ा गवर्नमेंट का टैक्स है तो वो फिर चाहेंगे कि वो अपने ऑफिस भी डिफेंस में बनाएं। वो चाहेंगे कि वहीं अपनी डीलिंग करें, बजाय इसके कि जेल रोड पे जहाँ हर तरह का कस्टमर आ रहा है वो आएँ और वहाँ पर बैठ के 5 करोड़ की ऑडी की सेल की बात हो रही हो, तो मज़े की बात नहीं है। तो वो कोशिश करेंगे कि अपनी लोकेशन डिफेंस ही ऐसे इलाकों में बनाएं जहाँ ज़्यादा उस क्लास के लोग मौजूद हैं। 2 एग्जांपल्स हो गई। सोशल वैल्यूज़, समाजी अक़दार, ठीक है। इन्होंने सोशल वैल्यूज़ में बात कर दी कि जैसे वो लॉकेट है जिसमें क्रॉस बना हुआ है वो क्रिश्चियनिटी में ज़रा ज़्यादा मकबूल होगा, और इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि ऐसा लॉकेट ना हो जिस पे सलीब बनी हुई हो। तो ये एक एग्जांपल किताब की। और रमज़ान में रोज़े के टाइम के दरमियान दिए गए एड्स और वो सारी चीज़ें वो लोगों की वो जो समाजी वो चीज़ है उसको मुतासर कर रही होगी। डेमोग्राफी, कुछ प्रोडक्ट्स को एज के लिहाज से देख लें कि आप कहेंगे ये बड़ों की एज के लिए, बच्चों की एज के लिए। मोबाइल बनाने वाले भी अगर सोच लें कि यंगस्टर्स को मोबाइल में क्या फ़ीचर चाहिए, बड़ों को क्या मोबाइल में फ़ीचर चाहिए। यंगस्टर्स को शायद बहुत बड़ी स्पेस मोबाइल के अंदर नहीं चाहिए, लेकिन उनको रैम बहुत अच्छी चाहिए, वीडियो गेम्स बड़ी ज़बरदस्त चलती हों, उसकी स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा रोशनी चमकने वाली हो। लेकिन शायद जो बड़े हैं उनको चाहिए कि बस मोबाइल में अन्य मेमोरी हो, वो हर चीज़ को डाउनलोड करके रख रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। उनका व्हाट्सएप भी ऑटो पे सारी तस्वीरें, सारी वीडियोस डाउनलोड कर रहा होता है, और बस उनके पास मेमोरी बहुत सारी हो, स्क्रीन थोड़ी सी भद्दी सी हो, बैटरी ज़रा ज़्यादा सी हो। तो शायद एक ख़ास एज के लोगों को आप उस तरह का मोबाइल टारगेट करें, एक ख़ास एज के लोगों को आप दूसरी तरह का मोबाइल टारगेट करें। तो यस, एज के हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये जैसे आपको मेडिसिन वगैरह या जैसे हॉस्पिटल है, ये भी तो आप जेंडर टू जेंडर या उसकी हॉस्पिटल्स और वो उसमें जेंडर्स की अलग अलग मेडिसिन, बच्चों की मेडिसिन अलग, बड़ों की अलग। पैनाडोल बच्चों का अलग होगा, बड़ों का अलग होगा। तो एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, पॉपुलेशन के किसी भी और हिसाब से हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल है। तो इस सवाल ने कोशिश की थी कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा सोचें और थोड़ा सा सोच के 2-1 लाइनें लिख दें। तो टेस्ट का मकसद ये था कि आपके अंदर से थोड़ी सी क्रिएटिविटी करवाई जाए। तो कुछ लोगों ने किताब की एग्जाम्पल भी दे दी होगी, वो सही तो है, लेकिन अच्छी बात ये होती कि रिमेंबर योर फ्रेंड फ्रॉम लास्ट टेस्ट। ये उनको समझ आएगा जिन्होंने पिछला टेस्ट दिया था। पिछले टेस्ट के दोस्त को याद करें, हु आस्क्ड यू अबाउट आईकेप कोड ऑफ एथिक्स। दिस वीक दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट इन डेप्थ वेज टू रिजॉल्व एथिकल डायलेमा। लास्ट टाइम उन्होंने आपसे आईकेप के बारे में कुछ पूछा था और अब जो है वो आपसे कुछ और पूछना चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या पिछले हफ्ते के टेस्ट ने आपसे आईकेप के कोड ऑफ एथिक्स के बारे में पूछा था? नहीं। तो ये तो जुमला गलत हो गया, इसलिए कि ये टेस्ट हमने सेशन के स्टार्ट में बनाए थे और उस टाइम पे आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स किताब में था। तो उस टेस्ट से कनेक्ट करते हुए आगे ये वाला जुमला भी बीच में डला हुआ था। अब बीच में वो गायब हो गया सवाल, तो उधर से तो सवाल निकाल दिया, लेकिन ये भूल गए कि इसके अंदर भी वो लाइन मौजूद है जो पिछले टेस्ट को रेफ़र कर रही है। तो बहरहाल आपका दोस्त आपसे मांगना चाह रहा है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल के बारे में जानकारी। स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है कि उसके पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक क्या होता है, यानी कि पूरा मॉडल क्रैमिंग वाला पूछ लिया। तो आपने AAA मॉडल के 7 स्टेप्स बता दिए, अल्लाह खैर करे। फिर इंफॉर्मेशन है यूजिंग द ट्रकर 5 क्वेश्चन मॉडल एनालाइज द फॉलोइंग सिनेरियोज। 2 सिनेरियोज थे और ट्रकर की 5 फोर्सेस के हिसाब से आपने उसको
सॉरी 5 और 6 कह रहा हूँ, ट्रकर के जो 5 क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से आपने वो करना था कि ये लीगल है या नहीं, फेयर है या नहीं, फलाना है या नहीं है, उसमें बेनिफिट है या नहीं है, आवाम के लिए क्या है, सस्टेनेबल है या नहीं है। 5 सवाल थे जिसमें सोशल वैल्यूज़, आप एनवायरनमेंट वैल्यूज़, अलग अलग सवाल पूछते थे। firm of pharmaceutical company is planning to build a new factory in rural province. Analysis showed that new factory investment will be more profitable than alternatives because of the cheaper labor and land cost. एक बड़ी मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो जा रही है देहाती इलाके में, और उस देहाती इलाके में रिसर्च से उन्हें साबित हुआ है कि वहाँ लेबर भी सस्ती है और ज़मीन भी सस्ती है। गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस हैज़ हेल्प द कंपनी विद इट्स लीगल कंप्लायंस। गवर्नमेंट ने लीगल कंप्लायंस में आपको काफ़ी हेल्प की है, विच इज़ नाउ फुली कंप्लीट। अब आपका लीगल कंप्लायंस और वो सारे मसले कंप्लीट हैं और गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट भी कर दिया है। एंड द लोकल पॉपुलेशन इज एंशियसली वेटिंग फॉर द जॉब्स, और वहाँ के लोग तो बेकरार हैं कि आएँ और नौकरियाँ जो है वो आपके पास करें वो, विच विल इन टर्न ब्रिंग मच नीडेड इकोनॉमिक ग्रोथ टू द प्रोविंस। और उस प्रोविंस में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी आएगी। सुन के तो सब कुछ बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। द फैक्ट्री इज टू बी बिल्ड ऑन लैंड विच वॉज प्रीवियसली यूज फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड विल प्रोड्यूस लोअर एनवायरमेंटल एमिशंस देन बिफोर। ये जिस जगह पे बनेगा फैक्ट्री, उस जगह पे पहले ईंटों का भट्टा था और वो एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज करता था। एनवायरनमेंट को तो आप भी डैमेज करेंगे, लेकिन आप एनवायरनमेंट को पहले से कम डैमेज करेंगे। 5 सवाल हमें बताने का शर्फ हासिल करेंगे। किबला, क्या होते हैं 5 सवाल? इज इट प्रॉफिटेबल, जो कि मार्केट वैल्यू है, इज इट लीगल, जो लॉ के हिसाब से देखते हैं, फेयर, राइट पर्सनल वैल्यू, सस्टेनेबल, जो कि इन्वायरमेंटल हिसाब से है। अब इस पे पहला सवाल अप्लाई करते हैं, क्या ये मार्केटेबल है, यानी कि क्या ये प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल है, कम पैसे हैं, लैंड भी सस्ती है, लेबर भी सस्ती है, प्रॉफिटेबल तो है। दूसरा सवाल, लीगल है, गवर्नमेंट ने हर तरह से, गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है आपको, कहीं नहीं लिखा उस इलाके में मना था, ऐसे था वैसे था, गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट कर दी है। अगर सवाल हमें इन्फॉर्मेशन देता तो हम इस पर बात करते, मूड हुआ तो हम कह देंगे कि कुछ और लॉज हमें देखने होंगे डिसीजन लेने से पहले। बहरहाल गवर्नमेंट की मदद करने से थोड़ी थोड़ी सी फील आ रही है कि ये लीगल भी है। तीसरा, फेयर, क्या ये अच्छा है? समाजी वैल्यू क्या है? लोग बेकरार है, बेताब है, वो कह रहे हैं आ जाओ, ज़बरदस्त, नौकरी ही नौकरी, खुशहाली ही खुशहाली। अपनी वैल्यू बताए, अपने हिसाब से बताएं, क्या ये राइट है? गांव में, देही इलाके में जाके कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है, पहले भी तो काफी ज्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा था, कम होगा उससे। उन्होंने कहा पहले भी तो, वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव है। ये एक बात जहन में रखनी है, जिस खाने में है ना उस खाने को सोचना है। अब अगर आप यहाँ कहें कि हाँ सही तो है, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो मैं कहूँगा प्रॉफिट एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो अलग पर्सपेक्टिव है। इस वक्त पर्सपेक्टिव है सब भूल जाएं और ख़ुद बताएं, एक गांव में एक फैक्ट्री लगाना, ये तो सोशल पर्सपेक्टिव है ना, वो तो हमने प्रॉफिटेबल में देख लिया है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ पर्सपेक्टिव क्या है। सारी चीज़ें हटा के सोचें, जो मैं कर रहा हूँ क्या मेरे नज़रियात के मुताबिक वो सही हरकत है? नजरियात की बेसिस भी तो वही पाकिस्तानी चार्ज है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि नज़रिए का इस्तेमाल करें और इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दें, आपके बाकी सारे सवाल पॉजिटिव हैं, बट एटलीस्ट ये तो कहें कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे पास ना होती तो गांव में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना अपेरेंटली एक बिज़नेस को खुद सोचना चाहिए कि वो एक अच्छी बात नहीं है। क्यों? ठीक है, असल में इंडस्ट्रियल, हाँ इंडस्ट्रियल इलाकों में आप जाएं तो जो कि डिफाइंड हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, गांव डिफाइंड होते हैं नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, कुछ इस तरह के कामों के लिए जहाँ पे ग्रोथ वगैरह। असल में बात ये है कि हम जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ हमें तो हर जगह ये काम होता नज़र आ रहा है ना। हम खुद एक ऐसे कॉलेज में बैठ के पढ़ रहे हैं जिसमें 7 लोग रहते भी हैं और हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और साथ वाले घर में रेजिडेंशियल एक्टिविटी हो रही है। उससे पीछे कालीनों की दुकान है, उससे इस तरह पेट्रोल पंप था, उससे पीछे एक और कॉलेज है। तो टेक्निकली आहिस्ता आहिस्ता रेजिडेंशियल इलाका कमर्शियल में शिफ्ट होता जा रहा है। तो फिर क्या होगा? जब गांव में आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्रियाँ आएंगी, कम खर्चे की ख्वाहिश में आएंगी, ज़्यादा जगह की ख्वाहिश में आएंगी, तो फिर गांव
इंडस्ट्रीज़ बन जाएंगे और गांव वाले जो है ना बेचारे आवाज़ार हो जाएंगे। सर डीजीसी में सर, अलग कहते हैं फैक्ट्री गाँव वालों को लगाई फायदा होगा जो तो जिसकी वजह से वो पहाड़ भी काटे जा रहे हैं और वो सारा इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा ऐसी अब वही बात है तो फिर वो तो sustainable ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बस आपने सिर्फ ये कहना है कि अपने हिसाब से कह देना राइट है या रॉन्ग है और अपने हिसाब से उसका जवाब देना है, क्योंकि ये आपका अपना ज़ाती वो है। मेरे हिसाब से गांव में कमर्शियल काम करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गांव आर नॉट मेंट फॉर डूइंग दैट। इन कामों के लिए शहर बने होते हैं, इन कामों के लिए इंडस्ट्रियल जोन्स बने हुए होते हैं, इन कामों के लिए वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मतलब कुछ चीज़ें साफ़ रहनी चाहिए। मतलब जब पूरे मुल्क में ही बिज़नेस हो रहा है तो कम से कम कुछ तो ऐसी जगह हों जो बिज़नेस से पाक हों, जहाँ सुकून हो। अब वो उन गांव में भी शोर होगा, उन गांव में भी उसी तरह से सारे मसलों मसाइल होंगे, तो उनका सुकून गारत करने में हम भी किरदार अदा करेंगे। हाँ, अगले सवाल ने हमें बचा लिया कि हमसे पहले भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। वहाँ ईंटों का काम चल रहा था, उसने ऑलरेडी उस इलाके में सत्यानाश फेरा हुआ था। तो हमारे आने से इन्वायरमेंट थोड़ी सेफ़ ज़्यादा होगी पहले की निस्बत। हम नहीं आएंगे तो वो वहाँ पे भट्टा लगा रहेगा और वो इन्वायरमेंट को डैमेज करेगी। तो जो चौथा सवाल है मेरे हिसाब से कैसा है, तो मेरे हिसाब का मतलब है मेरा हिसाब, आपका हिसाब का मतलब आपका हिसाब, आप अपने हिसाब से जो, लेकिन आपने लिखते हुए बताना ज़रूर है कि आपकी नज़र में इग्नोरिंग अदर फैक्टर्स ये वाली बात अच्छी है या बुरी है। जैसे कॉमनली दरख्तों का कटना सुनने में बुरी बात लगती है, कॉमनली कमर्शियल बिजनेसेस का गांव के नेचुरल एनवायरनमेंट में जाना कॉमनली अच्छी बात नहीं लगती। कॉमनली एक रेजिडेंशियल इलाके में एक कॉलेज में पढ़ना या पढ़ाना सुन के अच्छी बात नहीं लगती। ठीक है, लेकिन फिर आप बाकी सवाल देखते हैं कि बाकी सवाल क्या है। और अगर आप वहाँ कॉलेज आप नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, वहाँ एक और पेट्रोल पंप आ जाएगा, वो और एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा होगा, वो और इलाके का सुकून गारत कर रहा होगा। आप फिर कुछ पढ़ा रहे हैं, वो पेट्रोल बेच रहे हैं जो और ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो जाके माहौल को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, जो जगह जगह जा रहे हैं और आपकी अच्छी तालीमात जो है वो बिखेर रहे हैं। ठीक है, हम एसेट तैयार कर रहे हैं, वो एक्सपेंस बना के दे रहे हैं। जी हम कह सकते हैं कि वो दूसरे बिजनेस को रिप्लेस कर रहे हैं इसलिए पर्सनली तौर पर। जी, अब अगेन वही बात है कि अगर आप पर्सनली इसको सही कहेंगे तो थोड़ा सा कहेंगे कि हम इसलिए पर्सनली सही कह रहे हैं कि यहाँ हमारे आने से ज़रा ज़्यादा फ़ायदा ही हो रहा है। एक बिजनेस को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये भी। हाँ, अब अगेन एक बिज़नेस को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो अगले वाला फैक्टर है जो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव है। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव क्या ये सस्टेनेबल है? हमारा बिज़नेस दुनिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से बचाएगा, क्योंकि हमसे पीछे वाला बिज़नेस ख़राब कर रहा है। ख़राब हम भी हैं लेकिन हम उनसे थोड़े से कम ख़राब हैं। तो हमारे इस बिज़नेस के शुरू करने से एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है शायद वो 0.00002% कम हो जाए। तो कम से कम हमने थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन ज़रूर की। तो 5 सवालों में से 4 बहुत अच्छे और एक पे थोड़ा सा डाउट, कुछ अच्छा कहेंगे कुछ बुरा कहेंगे। तो जब ओवरऑल टोटल यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से सोचें तो सही है। सर, अगर यही क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप हमें ये सजेस्ट करें कि उस बेस पे कि ये हमें करना चाहिए या नहीं, तो फिर अगर ज़्यादा क्वेश्चन उसकी फेवर में होंगे फिर हम कहेंगे। एग्जैक्टली, जब आपके सवाल कम से कम 3 फेवर में आ जाएं तो फिर आपको इस मॉडल के मुताबिक देखिए ना, एक है मेरी पसंद क्या है, एक ये है कि मॉडल ने हमें क्या बताया। मॉडल ने बताया 5 सवाल पूछो और फिर अब कलेक्टिवली सोचो। 5 सवाल पूछे, 4 का जवाब गुड आया, 1 का जवाब बैड आया, या 1 का जवाब कुछ का बैड आया, कुछ का दरमियाना आया और कुछ ने उसको भी गुड कह दिया। तो अपेरेंटली क्या फील आ रही है कि शुरू कर लेना चाहिए। यूटिलिटेरियनिज्म यही कहता है कि अगर कलेक्टिवली चीज़ सही है तो थोड़ा बहुत गलत हो रहा है और ज़्यादा बहुत सही हो रहा है तो सही की तरफ चल जाए। जो रूल ऑफ लॉ वाली बात है, दूसरी बात है, वो ये कहते हैं कि अगर कानूनन गलत है तो यूटिलिटेरियनिज्म को मत देखो, कानूनन गलत है तो वो गलत चीज़ है। सिनेरियो 1 समझ आया? जी, अगर 4 क्वेश्चन मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक क्वेश्चन नहीं कर रहा कि एग्जिट लीगल, मतलब गवर्नमेंट ने उस मुल्क में बैन किया। जी, अगर चलें 5 सवाल हुए और 4 फेवर में और 1 फेवर में नहीं है, देखना होगा कि वो फेवर में जो नहीं है वो कौन सा है। लीगल इज़ द ओनली फैक्टर जो फेवर में ना हो तो मामला ख़राब हो सकता है। उसमें भी 2 अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच है कि आप कहते हैं कलेक्टिवली तो फ़ायदा हो रहा है ना, टैक्स चोरी कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को भी तो सस्ती एजुकेशन दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि आप कहेंगे जी आप एक तरफ से टैक्स चोरी कर रहे हैं, आपने गुनाह किया, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी हम बच्चों को कम पैसों में पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम आपको कम पैसों में पढ़ा रहे हैं और हम ये सोचेंगे हम टैक्स चोरी करना शुरू कर दें
तो बहरहाल टैक्स को चोरी करना गलत है। अगर हम टैक्स चोरी नहीं करेंगे तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, जब खर्चे बढ़ जाएंगे तो आपको कम पैसों में नहीं बढ़ा सकेंगे, जिससे अल्टीमेटली ज़्यादा लोग महरूम रह जाएंगे। और टैक्स तो पता नहीं गवर्नमेंट तक पहुंचना भी है नहीं पहुंचना, आप लोगों तक तो तालीम पहुंच रही है। तो यूटिलिटेरियनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स चोरी करके आपको उसका इम्पैक्ट दे देना अच्छा है, बट लॉ के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा नहीं है। तो 5 सवालों में से अगर 4 के जवाब येस हैं और 1 का नो है और नो लीगल के अलावा कोई भी है तो आपने ठग डिसीजन ले लेना है। अगर लीगल में मसला है तो फिर अब आप कहेंगे कि यहाँ 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक यूटिलिटेरियनिज्म होता है, याद है हमने कहा था कि जो 2 पर्सपेक्टिव हैं, और दूसरा होता है कि आप लीगल या लॉ या रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलते हैं कि रूल क्या कहते हैं। तो आप कहें इफ़ वी आर फोकसिंग ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, हम इस डिसीजन को ऑप्ट कर लेंगे। जी सर अगर हो रही लॉस है तो फिर प्रॉफिटेबल तो है नहीं, फिर भी तो चारों फिर ऑपोजिट ही हो जाएंगे। जी, अगर ओवरऑल लॉस है, प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन मार्केट को भी अच्छा कर रहा है, हमारी नज़रिए को भी अक्कासी कर रहा है, लोगों के लिए भी अच्छा है, गैर कानूनी भी नहीं है, तो यस दिस कैन बी अ डिसीजन कि आपने एक ऐसा बिजनेस किया है जो आज मार्केटेबल प्रॉफिटेबल नहीं है, शायद फ्यूचर में चल के हो जाए। और बहुत सारे काम आप प्रॉफिट की नीयत से नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये सामने अगर सड़क बनाए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इस सड़क से क्या कमाएगी? क्या कमाएगी गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं। टैक्स, सड़क ना भी बनी होती तो भी लोगों ने उतना ही टैक्स देना था, सड़क बनी हुई है तो भी उतना टैक्स देना है। क्या इस सड़क पे कोई टोल प्लाजा है? क्या वो टोल ले रहे हैं सड़क का? नहीं। तो सड़क गवर्नमेंट अगर बनाए तो प्रॉफिटेबल तो नहीं है, लेकिन पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है। तो सम टाइम सारे ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, सम टाइम आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और भी होते हैं। अगर प्रॉफिट सोचें तो हम तो कॉलेज ही ना चलाएं, हमेशा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सम टाइम कुछ ऑब्जेक्टिव ना उससे भी ऊपर के होते हैं। मैथमेटिकली हम प्रॉफिट में नहीं है, सोशली हम प्रॉफिट में। ये आपको नहीं समझ आएगी, इसके लिए ना वो एक मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी में एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पॉइंट होता है, वो ना वो आपको हो सकता है इस टाइम पे हम कॉलेज को लॉस में चला के एक दफ़ा इसको एक सक्सेसफुल मॉडल बना के दिखाएं कि बड़ा अच्छा कॉलेज चल पड़ा है, बड़े अच्छे बच्चे हैं, और बाद में किसी बड़े ग्रुप को बेच दें। ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो उसको हम कहेंगे ये देखें ये एक सक्सेसफुल कॉलेज है, तो ये हमने कॉलेज 2.5 करोड़ का ख़रीदा, आप हमसे 6 करोड़ का ले लें, तो 6 महीने की दिक्कत और 3.5 करोड़ का फ़ायदा है ना, फ़ायदा ठीक है। तो कभी कभी गलत नीयत भी हो सकती है। मैंने कहा ऐसा ना आप बहुत ज़्यादा इबादत वाली नीयत और बहुत ज़्यादा समाज सेवा और इस तरह से सोचना शुरू कर दें। चलें जी वापस इधर आते हैं। सर अगर हम यही चीज़ सोशल में सोचें तो सोशल में अगर इस्लामिक सोसाइटी में नॉन इस्लामिक एक्टिविटीज़ शुरू करें तो वो भी तो फिर लोग जज्बाती हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। तो आप कहेंगे सोशली वो गलत है, लेकिन अगर वो कमर्शली सही हो, अगर वो लीगली सही हो, अगर आपको ठीक लगता हो, और अगर आप एनवायरनमेंट को बचा रहे हो, तो लोगों के जज्बात तो होते ही हैं। इस वक्त जो डिसीजन हो रहा है लोगों के जज्बात को मजरू करके डिसीजन हो रहा है। लोग पसंद करते थे एक पार्टी को, उस पार्टी को तोड़ा जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर यही है। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है ना बड़ा जालिम फ़लसफ़ा है, वो ओवरऑल बेटर गुड के लिए जो है ना छोटे मोटे को फारिग कर देता है। छोटा मोटा जब मुल्की लेवल पे देखते हैं ना तो ये बड़ा छोटी सी बात है, लोगों के जज्बात 70-80% लोगों के जज्बात, एक भाई जज्बाती होकर बोल गए। असल में हर चीज़ व्हाट्सएप से ना अखज़ किया करें। असल दुनिया ये 70-80% वो लोगों के जज्बात जिनमें से 60% के वोट ही नहीं बने हुए, जो सिर्फ फेसबुक पे पोस्टिंग कर सकते हैं। तो मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना सम टाइम। और अगेन वही बात है कि वो 70-80% लोग वो हैं जो कि नए हैं, जिनको नहीं पता इस मुल्क पे पहले क्या क्या गुजरी, और जो डिसीजन ले रहे हैं उन्होंने इससे पहले देखा है कि मुल्क में क्या क्या गुजरी और कौन से सिस्टम ने किस तरह से फ़ायदा किया। आपको नहीं समझ आएगा, मैं बोलूँगा भी तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन अब हमारे पूरी कौम की जो बर्दाश्त है, पूरी कौम की जो डिस्कस करने की एबिलिटी है, बात करने की एबिलिटी है, तहजीब तमद्दुन तबाह हो चुका हुआ है। अब वेरी बिग क्रेडिट गोज़ टू PTI, वेरी वेरी बिग क्रेडिट। इन्होंने एक गलत तरीके से सोचना सिखा दिया, इन्होंने हर चीज़ पे लड़ना सिखा दिया। एक लीडर ने फैसला कर लिया, सारे बड़े आपको कह रहे हैं कि गलत है, आप कहते नहीं
और आप उसकी तारीफ में 25,000 लॉजिक लेके आते थे और बाद में लीडर 2 महीने बाद कह देता था ये गलत फैसला था, और फिर आप क्या कहते थे, देखा ऐसा होता है लीडर। तो अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने इतनी दफ़ा गलत चीज़ों को डिफेंड किया कि आप लोगों को ना सही और गलत की पहचान भी ख़त्म हो गई, और आप लोगों में आदत बन गई कि हर बात पे सिर्फ लड़ना है, सिर्फ लड़ना है। एक बदतमीज़ कौम बन गई। नुकसान क्या हुआ, आप लोगों की पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हुई, आप लोगों के फोकस डिस्टर्ब हो गए, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा, पूरी कौम तबाह हुई है, किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली ना मतलब वही बात है कि आप कह रहे हैं कि छोटे मोटे मसले नहीं हैं, इस टाइम पे बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हैं, पॉजिटिव कम है। हमारा इतना स्ट्रक्चर्ड मुल्क नहीं है जो इस चीज़ का मुतहम्मल हो सके। उस अनस्ट्रक्चर्ड मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आनी है। इस तरह के इनकलाब लाने की कोशिश में पूरी कौम अजियत का शिकार हो गई है, मुल्क डिस्टेबल हुआ है। अब दुनिया हम पे सिरे से भरोसा नहीं कर रही। उसमें तो सिर्फ एक पार्टी का हाथ है, बड़ी स्टेबल की बात है। जी, असल में दुनिया का हम पे भरोसा ना करने के पीछे ज़रूर एक ही पार्टी का हाथ है, 100%। इन्हीं सारे चोरों पे दुनिया पहले ट्रस्ट करती थी, इन्हीं सारे चोर लोगों से दुनिया पहले सारा डील करती थी, क्योंकि हम खुल्लम खुल्ला दुनिया को ये नहीं कहते थे कि हमारे मुल्क के बड़े चोर हैं। हमें पता था हमारे मुल्क के बड़े चोर हैं, और हमें ये भी पता है कि जिनकी हम हिमायत कर रहे हैं वो भी चोर हैं। लेकिन आपको आदत पड़ गई है ना कि आपने तो डिफेंड करना है, तो आपको अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी नहीं नज़र आएगी, आपको अपनी गड़बड़ें नज़र नहीं आएंगी। क्या करा दिया? ब्लास्ट करवा दिया। आपको नहीं पता? इधर कैंट में हुआ, वो तो बंद हो गया। उसमें कब हुआ है? मेजर और कर्नल ने खड़े होकर कराया। उन्होंने कहा आओ अंदर, और क्योंकि ड्यूटी पे वो थे ना, तो अंदर बुलाया, लोगों को अंदर बुला के ब्लास्ट करा दिया। पहले उसने शीशे तोड़े हैं कर्नल और उसने मेजर ने। अच्छा, आप लोग वहाँ मौजूद थे? आपको कौन से बहुत ऑथेंटिक सोर्स से पता लगा है? ठीक है, वहाँ मौजूद थे, उन्होंने देखा, उन्होंने आपको आके बताया कि कर्नल और उसने मिलके ऐसा किया। ठीक है, अब जाहिर है अब इतना रेलेवेंट सोर्स है तो उस पर तो नहीं हम वो कर सकते। तो अगर तो आपको ये फेसबुक से खबर मिली हो या सोशल मीडिया से मिली हो तो फिर बात नहीं, तो वो किसके सपोर्टर है? तो फिर बात थोड़ी सी बाइस्ड हो जाती है, थोड़ी सी बाइस्ड हो जाती है। एक आंख से चीज दिख रही है, क्यों वो बाइस्ड होगी? आँख से सबको एक ही वाक़या नज़र आता है, दिमाग अलग अलग काम करता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। काश हम BMBS पढ़ा करते हैं ना, तो परसेप्शन का एक चैप्टर होता था पूरा। एक ही चीज़ को देख के दो लोग, एक ही तकरीर आप PTI वाले को, नून लीग वाले को और एक जियाले को बिठा के दिखाएं इमरान खान की। इमरान खान वाला उछल के जो है ना, वो कहेगा यार क्या बात कर दी, क्या नज़रिया दिया, क्या ज़बरदस्त। और दूसरा जो नून लीग वाला होगा, देखा कौम तोड़ने की बात कर रहा है, बगावत की बात कर रहा है, आग लगाने की बात कर रहा है, लोगों के जज्बात भड़का रहा है, मुल्क तोड़ने की सियासत की बात कर रहा है, चाह रहा है कि 1971 वाली बात रिपीट हो, फलाना वाली बात रिपीट हो। और जो जियाला है वो अपने तरीके को कहे पता नहीं क्या बातें, पता नहीं कौन से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं आराम से। हमारा तो भुट्टो आज भी जीता है, सुकून से है, बेहतरीन है। तो ये अगेन ये फ़र्क होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि इसके ऊपर जितनी मर्जी डिस्कशन कर लें, आप 15,000 कॉन्फ्रेंसेस कर लें, ये मसले हल नहीं होने। ये मसले कैसे हल होने हैं? तहम्मुल से। दूसरे की बात सुनते हुए दिमाग का शटर बंद नहीं करना। जब आपने दूसरे की बात सुनते हुए दिमाग का शटर बंद किया हुआ है और आप अपनी बात करते हुए अपने सारे फायर उस पर फेंक दिए, तो वो हैरान होकर आपकी तरफ देखता है कि आपने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। जैसे कई दफ़ा मैं आपको लेक्चर पढ़ा के चला जाता हूँ और आप अपनी एक दुनिया में बैठे हुए होते हैं, और मैं हैरान हो के समटाइम एक बच्चा सवाल पूछता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप अभी 10 मिनट पहले क्लास में मौजूद थे? वो कहता है हाँ। तो मैं कहता हूँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके आसपास सारे बच्चों को पता होता है कि अभी 10 मिनट पहले मैंने उसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन की है। और वो बच्चा 10 मिनट बाद कहता है सर अगर इस तरह का कोई मसला हो, तो समझ आ जाता है। तो सिर्फ अपना दिमाग बंद करना ख़त्म कर दें, चीज़ों को असेस करें, वो सारा कुछ है। जैसे वही बात है कि जब आपने कहा कि जी आपको वाले साहब ने बताया, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है फिर ऐसा हुआ होगा। फिर जब एक और इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की तो मैं थोड़ा सा उसमें एक स्टेप पीछे आ गया कि हाँ फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है।
जज्बात इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पता है, एक ही बात को बयान करते हुए आपके बैक एंड पे आपके जो जज्बात होते हैं ना, वो और होते हैं। एक ही वाक्य को पीटीआई वाला किसी और तरह से बयान करेगा, नून लीग वाला किसी और तरह से बयान करेगा। तो वो बस सिर्फ ये चीज़ें हैं, लेकिन जो भी गलत कर रहा है वो हमेशा गलत है। जब जब हमें पता लगेगा कि किसी ने गलत किया तो हम मानेंगे कि उसने गलत किया। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट मैं वोट करने के बाद जब मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई जो मैं मानता था कि लीडर में है, तो मैंने फिर माना कि मैंने गलती की है। आप लोग अभी उतने मैच्योर नहीं हो पा रहे कि आप अपनी गलती को मान लें। आप लोग तो बगैर वोट दिए उछल रहे हैं ना। मैं तो वोट देने के बाद 2 दफ़ा वोट देने के बाद उसी लीडर को, और फिर मानता हूँ कि ठीक है, अगर गलत हुआ है तो वो गलत है। कॉम जब ख़राब होनी शुरू हुई है ना, और जब सोशल मीडिया का एक गलत यूज़ इस्तेमाल शुरू हो गया है, तो वहाँ समझ आ गया कि हमारी कॉम को तकरीबन उजाड़ दिया है। अब इनको सीधा होने में बड़ा टाइम लगेगा। ये अब काम के काबिल ही नहीं रहे, इनसे काम ही नहीं होता। मैं आपको 10 सवाल दूँ, आप करके आएंगे? आप 2 सवाल नहीं करके आएंगे। और आज से 5 साल पहले मैं आपको 10 सवाल देता, आप 10 करने के बाद कहते कि सर 2 और सवाल दे देते, हमारे पास टाइम था। इन पिछले 4-5 सालों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, आपके दिमागों से खेला गया है। आपको आदी बना दिया गया है कि हकीकत पे बात मत किया करो, सोशल मीडिया पे मौजूद एक पोस्ट पे बात किया करो कि एक तस्वीर आएगी, उसमें नाम अनवर मकसूद की तस्वीर होगी और साथ एक कोटेशन लिखी होगी, और आप जगह जगह जाके कस्में खा के कहेंगे अनवर मकसूद ने कहा है कि वो फ़ौज जो है वो ये बड़ी गलत है और फलाना बड़ा ऐसा है और फलाना ऐसा है। वो गरीब ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा मेरे नाम से पता नहीं कितने 5 अकाउंट चल रहे हैं, को मेरे से तो पूछे कि मैंने क्या कहा है, और आप उसको 25 जगह फॉरवर्ड भी कर देंगे। तो ये गलत कल्चर है ना, एक बात को तहकीक किए बगैर आगे भेजने वाला, जिसको इस्लाम ने बहुत पहले से मना किया हुआ था कि जब तक आप एक चीज़ की तहकीक ना कर लें आपने उसको आगे नहीं शेयर करना। ये इस फिनोमेना ने कौम को तबाह कर दिया है। हम यहाँ क्लास करते रहे और घर पहुँचा तो बेगम मुझे व्हाट्सएप दिखा रही थी कि ये पूरा लाहौर जल रहा है, और वो कह रही थी कि आपने क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया। और मैं उसे बताया कि मैंने क्लास में मौजूद हर बच्चे से पूछा है, सारे बच्चों से पूछा कि आते हुए कोई दिक्कत तो नहीं हुई, और एक आध बच्चे ने किसी एक क्लास में बोला था, उसके अलावा किसी को दिक्कत नहीं हुई थी। बट सोशल मीडिया पे पूरा लाहौर जल चुका था, सब कुछ तबाह हुआ था। और फिर आप ही लोग शोर मचा के कह रहे थे देखा हमने कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया, अगर ऐसा करेंगे तो हम यूँ करेंगे यूँ करेंगे। आज आप लोग मान ही नहीं रहे कि ऐसा हुआ है, आप कह रहे हैं कि कोर कमांडर ने खुद अपने घर पर हमला किया। कमाल हो गया। या उस दिन मानते ना, या अब मोगरे मत। कसूर उनका है, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं लगाई। मतलब आपको फर्ज कर उन्होंने बेवकूफ़ बनाया तो मान लें कि आप बेवकूफ़ थे, ठीक है। और अगर वो उन्होंने बेवकूफ़ नहीं बनाया तो फिर मान लें कि आप लोगों ने जाके जलाया था। किसी एक तरफ तो आना पड़ेगा। एक वीडियो दिखा के जनाब जज्बाती करते रहे, कितनी पुरानी एक वीडियो को पकड़ के एडिट करके और वो कर दिया। यही कोविड में तुर्की और पता नहीं कहाँ की तस्वीरें उठा के जो है पाकिस्तान की बना के शेयर हो जाती थी, और सारे उसे आगे से आगे फॉरवर्ड कर रहे होते थे। टेस्ट को डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं, इनका कोई हल नहीं है। सम मोर इन्फॉर्मेशन हैज़ इमर्ज अबाउट फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनीज न्यू फैक्ट्री इन रूरल प्रोविंस। लो जी, अब सिचुएशन 2 है, उसी में ही नेक्स्ट लेवल में दाखिल हो रहे हैं। कुछ मजीद इंफॉर्मेशन आई है। द लैंड द फैक्ट्री इज टू बी बिल्ड ऑन हैज़ बीन फोर्सफुली रिक्वेजिशन फ्रॉम द ब्रिक वर्कर कम्युनिटी। ये ज़मीन जो है ये उन ब्रिक वर्कर से ज़बरदस्ती ली गई है, हु आर कंसिडर्ड एज सेकेंड क्लास सिटीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस। और प्रोविंस की गवर्नमेंट उनको दर्जा दोम का शहरी यानी कि आम सिविलियन, दर्जा अव्वल तो आपको पता है, ठीक है, तो दर्जा दोम का सिटीजन जो है वो उनको काउंट करते हैं। द ब्रिक वर्कर ऑक्युपाइड द लैंड एज अ स्लम एंड नाउ हैज़ नो वेयर टू लिव और अर्न देयर लिवलीहुड। अचानक से सवाल में इमोशंस ऐड हो गए। अब सवाल फिर से सोचने पड़ेंगे। प्रॉफिटेबल तो अभी भी है, अनलेस कि आपको कोई लीगल पेनल्टी या इस तरह का कुछ मसला मसाइल पड़ जाए। अच्छा, लीगल है, ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने कब्ज़ा करने में आपकी मदद की है, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर एक गैर कानूनी चीज़ में आपकी मदद करे तो उससे वो कानूनी तो बहरहाल नहीं हो जाएगा ना। गवर्नमेंट की सपोर्ट होना और है भाई। वही बात है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, फ़र्ज़ करें उस दिन कोर कमांडर के घर जलने में, तो क्या वो लीगल था? सपोर्ट होना और होता है और लीगल होना और होता है, तो वो लीगैलिटी हिट हुई है। अगर गवर्नमेंट उनको लीगली सेकंड क्लास सिटीजन डिफाइन करती
हाँ, अब अगर गवर्नमेंट के कानून में लिखा हो कि ये सेकंड क्लास सिटीज़न है और इनसे कभी भी ज़मीन छीन के किसी को भी दी जा सकती है और ये 100% कानूनी एक्टिविटी होगी, सवाल ने अगर इतनी इन्फॉर्मेशन देती होती तो हम उस तरह से करते हैं। लेकिन जैसे आप अगर चाहें कि इस पर डिबेट करें तो फिर चूंकि ये आपने एक अजम्पशन ली है तो फिर वो अजम्पशन आपको सवाल में पुट करनी पड़ेगी, अपनी पसंद का इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा और फिर अपना एक सूप अपने तरीके से तैयार करना पड़ेगा, उससे बिला वजह लेंथी हो जाएगा। उससे लेंथी हो जाएगा। लेकिन असल में ऐसा कब होता है, जब आपको बाकी सवालों के जवाब ना आ रहे हो, फिर आप एक आध सवाल पे ज़रा ज़्यादा खेल लेते हैं। तो जो अपेरेंट सामने सामने है, 14 नंबर का सवाल है, 2 अलग अलग सिनेरियोज हैं, तो तकरीबन 7-7 करके, तो एक सवाल की वर्थ तकरीबन 1.5 नंबर, 1.25 नंबर टाइप की है। अच्छा जी, और क्या था? सोशल, ये फेयर तो नहीं है। आपने दर्जा 2 के शहरियों को डिस्टर्ब किया, आपने उन बेचारों को जिनकी झोपड़पट्टी, स्लम कौन होते हैं? ये जो झोपड़ियों वाले जो बेचारे जो बिल्कुल उनका गुजारा नहीं हो पा रहा होता, बल्कि अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ इनको कहते हैं स्लम डॉग, मतलब ये वर्ड है स्लम डॉग। तो वो स्लम डॉग इज़ वो जो झोपड़पट्टी में रहने वाले बेचारे गरीब लोग हैं, तो हम इसलिए वो स्लम हम कह रहे हैं कि वो लोग जो कि बेचारे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनके जज्बात, उनके एहसासात, आपने जनाब उनको ज़बरदस्ती पहले ना सिर्फ निकाला, ना सिर्फ उनका कारोबार बंद कराया, बल्कि उनके पास अब सर छुपाने की जगह भी नहीं है। हमने भी बात की कि ज़मीन पे गवर्नमेंट ने मदद की, कब्जा भी हो सकता है, उन्होंने कब्जा, गवर्नमेंट ने कब्जा छुड़वा के फैक्ट्री को दिया हो। जी, अब अगेन वही वाली बात है, ये अब हमारा पर्सपेक्टिव है। क्या ये राइट है? हम कहेंगे जी बिल्कुल राइट है। गवर्नमेंट की जगह पे किसी ने बिला वजह कब्जा किया था, हमने उनसे छुड़वा के अपना काम शुरू कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि हम बोलने में कितने करख्त हैं। जब अपना पर्सपेक्टिव लेके आना है तो प्योर अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव लेके आना है और बाकी सारे सवालों को इग्नोर करके नॉर्मली सोचना है कि क्या किसी जगह पे इस तरह से फैक्ट्री लगा के किसी गरीब को वहाँ से हटा देना। अब कौन सा गरीब? वो जो बिला वजह वहाँ पे बैठा हुआ था। तो हो सकता है आप ज़ाती तौर पे बोलते हुए थोड़े से करख्त हो जाएं, आप कहें बिला वजह जो बैठे हुए थे उनको निकाल के मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो पर्सनल पर्सपेक्टिव कैन बी डिफरेंट, लेकिन समाजी तौर पे भाई एक बच्चा है, मैं क्लास जब पढ़ाने शुरू करूं वो बिला वजह के सवाल पूछना शुरू कर दे, वो फालतू बातें करना शुरू कर दे, पूरी क्लास का टाइम बार बार बर्बाद हो रहा हो, मैं किसी से उस बच्चों को चपेड़े कराते कराते क्लास से बाहर छोड़ाऊँ। अब पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है कि मैंने एन इबादत वाला काम किया, लेकिन समाजी पर्सपेक्टिव क्या है कि एक टीचर ने बच्चे को चपेड़े करा के क्लास से निकाल दिया। तो समाजी पर्सपेक्टिव है गलत, मेरा ज़ाती पर्सपेक्टिव है सही। तो दिस कैन हैपन कि समाजी पर्सपेक्टिव और मेरा ज़ाती पर्सपेक्टिव में फ़र्क हो। मेरा ज़ाती पर्सपेक्टिव है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, और समाजी पर्सपेक्टिव क्या है, ये जो हो रहा है वो सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे पता लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे, अभी 3-4 दिन पहले का जिक्र है, बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने आर्टिकल्स शुरू कर दिए हैं, आईकेएफ ने उनको एक लिमिट दी थी कि आपने 31 अगस्त तक अपना पीपी कंप्लीट करके हमें सर्टिफिकेट जमा करा दें तो आपके आर्टिकल्स रजिस्टर होंगे, वरना नहीं रजिस्टर होंगे। एक डेडलाइन दी थी और डेडलाइन अगर नहीं मीट करेंगे तो फिर वो उनके आर्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर ज़ीरो से आर्टिकल ढूंढेंगे 6 महीने बाद। एक रूल था, अक्सर बच्चे बड़े चिल होके बैठे हुए थे। अब नज़र ये आ रहा था कि अगर उन बच्चों को नहीं बताया जाएगा कि ये चीज़ है तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब मेरा पर्सपेक्टिव था कि मैं फेसबुक पे जाके मैंने कॉलेज की एक पोस्ट को शेयर किया कि भाई मई गुजर रहा है, अगर आप मई में आके पीपी में रजिस्टर ना हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार तुमने भी डर बेचना शुरू कर दिया, तुम तो नहीं डरा के एडमिशन कराते थे, तो तुमने आके फेसबुक पे पोस्ट की है कि देखो तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, जल्दी से आके हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो। अब मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव था कि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और उसमें मैंने ये नहीं कहा कि हम 25 बैचेस शुरू कर रहे हैं, आ जाओ ज़बरदस्त डिस्काउंट ही डिस्काउंट। मैंने एक पब्लिक खबर दी, लेकिन ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव था कि मैं उन लोगों को एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ जो अभी तक सो रहे हैं। बट समाजी पर्सपेक्टिव क्या था, यार ये आब्दी साहब हर वक्त ही मार्केटिंग करते रहते हैं, इस वक्त भी इनको लालच है कि इस वक्त भी बस बच्चे आ जाएँ और पीपी की क्लास ले लें। तो समाज को आप नहीं रोक सकते। तो ये देखना है कि समाजी तरीके से उसकी क्या परसेप्शन है और आपके अंदाज में। तो हो सकता है मैं वो डिसीजन लेते हुए सोचता कि नहीं समाजी तौर पे एक अच्छा नोटिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा नोटिफिकेशन है। तो मुझे ये लगा कि उस वक्त वो सारे सवालों के जवाब में हाँ वाले जवाब ज़रा ज़्यादा थे, मैंने वो पोस्ट कर दी। सर ये लास्ट अटेम्प्ट है किसी की, तो फिर रिजल्ट के बाद वो कर ले कोर्स? क्या चीज़?
ये लास्ट अटेम्प्ट है, पेपर्स के बाद कोर्सेज कर ले सही है? नहीं, एक मिनट, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सवाल डिफरेंट क्लास में आपने शुरू कर दिया है, ये बाद में भी हो सकता है, लेकिन जस्ट मैं बता दूं, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि आप अपने सारे पेपर्स कंप्लीट करने के बाद पीपी और एमएस ऑफिस कर लेंगे, इस वक्त क्या है, मई, कल परसों हमारे एक टीए की आर्टिकल शुरू होने वाले हैं, अगले महीने में बहुत सारे और टीएस के आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे और बच्चों के आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, और ये कौन सा मंथ चल रहा है, मई और जून। तो इन्होंने पेपर कब दिए होंगे, मार्च के मिड तक इनके पेपर चलते रहे होंगे। तो इन्होंने अगर पीपीई सोचा होगा तो मार्च के एंड से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। चले, मार्च के एंड 31 मार्च को मैं यकम अप्रैल काउंट कर सकता हूँ, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई में जाके इन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर एक फर्म ने अपने इंडक्शन जून के मिड में फाइनल करनी है तो ये उसमें नहीं जा सकते, सारी ऊपर की फर्म्स निकल जाएंगी, क्योंकि ये लोग कैफ क्वालिफाइड नहीं होंगे अगर इनके ये 2 कोर्सेज कंप्लीट नहीं है। तो आपने भी नए आने वाले सारे लोगों को सजेस्ट करना है कि आइडियल टाइम फॉर डूइंग दीज कोर्सेज आर जब आप अपने सेकेंड अटेम्प्ट कैफ की दे रहे होते हैं। पहली दफ़ा आप 1 2 3 पेपर उठा के देते हैं, वो ज़रा भारी काम होता है, पीआरसी से शिफ्ट हुए होते हैं। जब आप अगली दफ़ा दरमियान के पेपर उठा रहे होते हैं ना, ग्रुप बी और ए के मिक्स करके, या आप डाउट में होते हैं कि ग्रुप बी ओपन होगा या नहीं होगा, दैट इज़ आइडियल टाइम कि उस वक्त ये कर लेने चाहिए। तो अगर आप में से कोई इस इंतज़ार में बैठा है कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं एक दफ़ा अपने पेपर दे दूँ उसके बाद ये कोर्सेज करूँगा, तो एक चीज़ क्लैरिटी से मैं बता दूं कि फर्म्स में वो आपसे ये इंटर काउंट नहीं होंगे। आई के अपने एक रिलैक्सेशन दी थी सिर्फ इस वक्त जो आउटगोइंग बैच है, क्योंकि अचानक से पीपी वगैरह आ गए थे, उनको ये रिलैक्सेशन दी थी कि आप 31 अगस्त तक पीपी के सर्टिफिकेट हमें जमा करा दें, आपके आर्टिकल्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके आर्टिकल्स टेंटेटिव बेस पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप सर्टिफिकेट दे दें। तो वो पोस्ट उन लोगों को बताने के लिए थी कि भाई अब आपकी डेडलाइन, अगर आप मई एंड तक ना आए ना तो 31 अगस्त से आप आउट हो जाएंगे। तो आप लोगों का तो, आप अगर आखिरी पेपर है और आप पीपी और एमएस ऑफिस नहीं कर रहे तो आप आउट हो चुके हुए हैं, क्योंकि इस वक्त आप वो कोर्स कर भी नहीं सकते। वो उन लोगों के लिए तो कोर्स करना समझ आता है, वो फारिग हैं। आप लोग इस वक्त अगर कोर्स में एडमिशन लेंगे, मई के एंड का मतलब है जून की यकम, जून जुलाई अगस्त, यही तो पढ़ने वाले महीने हैं। आप हैंड्स ऑन कोर्सेज पढ़ रहे होंगे या पेपर दे रहे होंगे। हमने एक एक्टिविटी रखी रिजल्ट काउंसलिंग, मैंने उसमें ओवरऑल कुछ बातें बताई, फिर 1 to 1 रात 12:15 बजे तक लोगों से मिलता रहा, फिर उसके अगले 2 हफ्ते तक लोगों से मिलता रहा और सबको अलग अलग बताता रहा। अगर आप लोगों ने उस वक्त भी नहीं सुना, अब क्या कर सकते हैं। इतना समझाया, इतना बताया, हर बच्चे को जिसने कहा सर मैंने आखिरी अटैम्प्ट बनानी है, तो फिर मैंने कहा फिर आखिरी अटैम्प्ट अगर बनानी है तो फिर पीपी और एमएस ऑफिस को समझ के बनानी है, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ द गेम है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ठीक है जब अच्छी फर्म्स में दाखिले चल रहे होंगे और आप उन्हें अप्लाई करेंगे तो वो कहेंगे जी आपका कैफ क्लियर नहीं है, आप कहेंगे जी अगर थोड़ा सा गुंजाइश निकालें और बाद में हो जाए, उस वक्त उन फर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि गुंजाइश निकालते हैं या नहीं निकालते, जो कि अगर मैं उन्हें समझता हूँ तो वो नहीं निकालेंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो क्यों सुनेंगे एक स्टूडेंट के जज्बाती इमोशनल जुमले, ये टीचर सुन लेते होते हैं। आपने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे नहीं हैं, आपने देखे बहुत मासूम भोले भाले गोल मटोल शरीफ से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, नहीं गोल मटोल मतलब अली इमरान साहब भी तो जो है ना तो इसलिए मैंने ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, लेकिन हाँ, लेकिन वसीम अकरम साहब जो है वो ज़रा पतले तो बोले वो इस डेफिनेशन पे नहीं उतरते, या खुरम साहब वो भी आहिस्ता आहिस्ता गोल मटोल होने वाले हैं। तो इसलिए अपने आप को सेफ रख के चलना है और इंतहाई गलत टाइम पे गलत टेंशन नहीं लेनी। हम इस वक्त एक एमएफए की क्लास में एक टेस्ट को डिस्कस करके चैप्टर 2 में एंटर होने वाले हैं, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू क्लास में मौजूद कुछ शरपसंद अनासर। ठीक है जी, इमोशनल हो गया मामला जी, वो अब सोशली ख़तरनाक हो गया। अपने तौर पे शायद आप अभी भी जस्टिफाई कर देंगे मैं हक बजाने, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप पेपर, आपका पेपर है, आपकी मर्ज़ी, आप अपने पेपर पे अपने जज्बात का इजहार कर दें अपने वाले पर्सपेक्टिव में। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बताएं, अभी भी आपका फैसला वैलिड है, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से अभी भी वैलिड है, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से भी वैलिड है, लीगल पर्सपेक्टिव से शायद वैलिड नहीं है, सोशल पर्सपेक्टिव से शायद वैलिड नहीं है। तो कहानी आ गई आपकी अपनी ज़ात पे कि आप किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं खामखा पंगा ना लूँ, आप अपना कोई भी फैसला करें और एंड पे कह दें कि अगर मैं रूल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करूं
तो ये गलत है क्योंकि गैर कानूनी है। और अगर आपने अपना जवाब दे दिया फेवर ऑफ द डिसीजन में और आप चाहते हैं कि आप डिसीजन ये फेवर में लें तो जजमेंट है। अब आप कहें यूटिलिटेरियनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि 3 सवाल आउट ऑफ 5 आंसर हो रहे हैं यस में, तो मैं स्टिल ये डिसाइड करूंगा कि हमने अभी भी यही काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ने पूछा नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कहते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं कि हम थोड़ी सी जगह मुख्तस करके इन लोगों को कुछ फ्लैट्स बना दें, इन लोगों को कुछ जगह बना दें, ताकि हम अपना सोशल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। इनको एम्प्लॉयमेंट में ले लें, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दें एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अगेन आप उसमें थोड़ा सा मसाला इमोशंस का ऐड करके और पॉजिटिव कर सकते हैं सिचुएशन को। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 2। जी बिल्कुल, तो ये 5 हेडिंग्स ही तो हैं जिनको हम ज़बानी डिस्कस कर रहे थे। जब भी एक पूरा मॉडल पूछा जाए तो सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप उसकी सारी हेडिंग्स लिख के उसके अंदर डिस्कशन करें, क्योंकि इसमें तबसरा है, हर सवाल पे तबसरा है। तो ऊपर सवाल लिखा और नीचे उस पर तबसरे हैं। लें जी, इकोनॉमी एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव। एक बिजनेस इकोनॉमी को क्यों देखता है, इकोनॉमी से क्या मुराद है, इकोनॉमी के क्या इंडिकेटर्स होते हैं, और इकोनॉमी के जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उनके क्या इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मुल्क में, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी चल रही है, फॉर एग्जांपल जीडीपी कितना है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या हुआ है, फॉरेन रिजर्व्स के साथ क्या हुआ है। ये सारे वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जो मुल्क के होते हैं और बिजनेस के लिए देखना ज़रूरी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इम्पैक्ट देखेंगे बिजनेस का डिफरेंट इकोनॉमिकल सिचुएशन या इकोनॉमिकल वेरिएबल्स के हिसाब से। अगर मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ी हुई है तो बिजनेसेस को फ़र्क पड़ता है, लेकिन बड़ा पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है, उनको सस्ती लेबर मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा कमा नहीं रहे होते मुल्क में। जब कमा नहीं रहे होते तो डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती, जब इनकम नहीं होती तो प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, जब प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते आपकी सेल्स गिर जाती हैं। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक के जो वेरिएबल्स हैं ये पॉजिटिवली नेगेटिवली आपको अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर ने थोड़ा सा हमें गाइडेंस दी और थोड़ा सा तबसरे किए। असूलन ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एंड पे एक टेबल दिया हुआ, उस टेबल में तकरीबन सारी काम की बातें सम अप कर दी हैं। असूलन ये चैप्टर सिर्फ इतना ही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब बच्चे हैं और जब एक चैप्टर पूरा बना हुआ है तो जी बिल्कुल एंड पे एक टेबल है जिस टेबल ने अलग अलग वेरिएबल्स की बेस पे कहाँ अच्छा कहाँ बुरा उसको सम अप किया है। वो मज़े का टेबल है, तो इस चैप्टर में उस टेबल को तो बहुत प्यार से देखना है। बाकी एक दफ़ा इस चैप्टर पे आज और कल हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बहते जा रहे थे, हमारे पास मार्जिन था, दिन ज़्यादा हैं और चैप्टर छोटा है। और मैं नहीं चाहता कि एक और चैप्टर भी शुरू हो जाए तो आप कहें कि सर ने जुल्म कर दिया। सोशल पर्सपेक्टिव भी तो देखना होता है ना। इकोनॉमी और बिजनेस पर्सपेक्टिव, जब इकोनॉमिक की बात करते हैं तो एक माइक्रो इकोनॉमिक होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। इन दोनों का फ़र्क हमें बताएंगे किबला। सर जी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो में इन्होंने कहा डिमांड सप्लाई की बातें होती हैं। चलें, इन्होंने कुछ बातें तो बता दी, शायद मैक्रो बताएंगे तो शायद मैं कनेक्ट कर सकूंगा। तो मैक्रो क्या होता है? ओवरऑल देखते हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है। ये बताना ये चाह रहे हैं कि माइक्रो में इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल्स, मतलब हमारे कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे कॉलेज के खर्चे क्या हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी डिमांड क्या है, मेरे पास सप्लाई क्या है, मेरे पास टीचर्स कितने अवेलेबल है। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये छोटे छोटे से वेरिएबल, डिमांड, सप्लाई, उसकी वर्किंग, प्राइस क्या हो, फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से इस्तेमाल हो। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि बिजनेस लेवल पे, इंडिविजुअल, इंसान, पार्टनरशिप, यूँ समझे बिजनेस एंटिटी लेवल पे जब आके हम सोच रहे हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि इन्होंने कहा पूरे मुल्क के जीडीपी के साथ क्या हुआ है, डॉलर का एक्सचेंज रेट कहाँ चला गया है, इंटरेस्ट रेट के साथ क्या हो रहा है, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह की है, मुल्क का बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ पे चला गया है, मुल्क की स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ क्या हो रहा है। तो ये है मैक्रो। इस चैप्टर में हमारा कंसर्न इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो नहीं है। हम डिमांड सप्लाई और वो वाली बातें नहीं कर रहे, वो उस तरह की बातें हम लोगों ने कंपटीशन इंटरनल एक्सटर्नल में कर दी हैं। हाँ, अब ये है कि जब मैक्रो बात करेंगे पूरे मुल्क की तो ये ज़रूर देखेंगे हाँ भाई पूरे मुल्क में इंडस्ट्रियाँ कितनी प्रोड्यूस कर रही हैं,
पूरे मुल्क की डिमांड कितनी है, पूरे मुल्क की जॉब मार्केट कितनी बड़ी है, पूरे मुल्क की कंजम्पशन कितनी है। तो अगेन उसी इंडिविजुअल लेवल के, एक बिजनेस लेवल की चीज़ को उठा के पूरे मुल्क पे ले जाएं तो मैक्रो, ज़रूरी नहीं पूरे मुल्क, सूबे लेवल पे भी हो सकता है, शहर लेवल पे भी हो सकता है। मतलब मैक्रो का मतलब है आप बड़े स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, माइक्रो का मतलब आप बिल्कुल यूनिट लेवल पे आके देख रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर्पस होगा माइक्रो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड जो इम्पैक्ट कर सकते हैं। इनको हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो रिलेट्स टू कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट एनवायरनमेंट, कंपटीशन, डिमांड एंड सप्लाई। इस तरह के गंदे गंदे अल्फाज हमने पढ़े थे चैप्टर 7-8 वगैरह में। तो वहाँ हमने देखा था कि आपके बिजनेस, आपके कंपटीशन, आपका कस्टमर, उनके जज्बात, उनकी डिमांड, प्राइस, तो ये माइक्रो लेवल की चीज़ें वो हैं। और मैक्रो क्या है? ब्रॉडर इकोनॉमिक फैक्टर, जो कि पूरी इकॉनमी और सारे पार्टिसिपेंट जो भी उस इकॉनमी, उस सूबे या उस शहर या उस मुल्क के होते हैं, उनको इम्पेक्ट करती है, इंक्लूडिंग आप भी उसी इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। तो वो जो आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में महंगाई बढ़ रही है तो आप भी सफ़र करते हैं, आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है आप भी सफ़र करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक इज़ ओवरऑल लेवल पे ज़रा बड़े लेवल के फैक्टर्स। डन। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी जब हम इकॉनमी की बात करते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कैसी चल रही है, आप कहेंगे सर बहुत ही तबाह हुई हुई है, ख़राब चल रही है। तो मैं आपसे पूछूंगा कैसे? अब आप कहेंगे सर डॉलर के रेट के साथ ये हो रहा है, सर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ी हुई है, सर इस वक्त जो है वो पेट्रोल इतना हुआ है, इंटरेस्ट रेट इस तरह से, स्टॉक मार्केट इस तरह से क्रैश हुई हुई है, फलाना इस तरह से। ये जो आप मुझे निशानियाँ बता रहे हैं ना, ये इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, वो अपने गम में, क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई। तो पॉइंट इज़ कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको बताते हैं, कुछ इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि मुल्क के साथ क्या गुजरी है, कुछ बताते हैं कि मुल्क के साथ क्या गुजर रही है, और कुछ बताते हैं कि मुल्क के साथ क्या होने वाली है। 3 कैटेगरीज होती हैं। एक को हम कहते हैं लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, एक को हम कहते हैं कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, एक को हम कहते हैं लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर बताते हैं कि मुल्क के साथ क्या गुजर चुकी है और अब क्या हालात हैं। कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर बताते हैं इस वक्त करंटली क्या चल रहा है। और लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर कि हम किस तरफ लीड कर रहे हैं, हम आगे किस तरफ जा रहे हैं, यानी इन इंडिकेटर से लगता है कि फ्यूचर हमारा अच्छा है या बुरा। कोइंसिडेंट बताते हैं आज इस वक्त मुल्क में क्या है, और लैगिंग बताते हैं कि हम किस फेज से गुजर के आज हम पीक पे खड़े हुए हैं या हम ट्रफ पे, ट्रफ मतलब नीचे वाले फेज को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फोरकास्ट एट व्हाट स्टेज द इकॉनमी विल बी इन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, ये जानने के लिए फ्यूचर में आप इकॉनमी को कहाँ खड़ा देखते हैं। दिस इंडिकेटर इन पर्टिकुलर गिव एन इंडिकेशन फॉर वेदर अ पीक और ट्रफ, ट्रफ इज मतलब जो बिल्कुल नीचे गिर जाती है इकॉनमी, इसको भी थोड़ी सी समझते हैं। विल बी रीच इन फॉलोइंग 3 to 12 मंथ, यानी कि अगर हम देखें कि अगले 3 से 12 महीने के दरमियान आपको मुल्क किस तरफ जाता नज़र आ रहा है, तो वो जो इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेस पे आप ये आगे किस तरफ को हम जा रहे हैं देखते हैं, वो कहलाते हैं लीडिंग। ये कैसे नज़र आएगा? आपके स्टॉक मार्केट्स किस तरह की चल रही हैं, उसके रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, बिजनेस पे लोगों का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है, नए ऑर्डर्स की मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है। कोई आपको बता देता है जी टोयोटा ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, इससे आपको डर लगता है कि आगे 3, 4, 5, 6 महीने बाद काफ़ी ख़तरा नज़र आ रहा है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको फ्यूचर का बताते हैं कि आगे हम किस तरफ जा रहे हैं। मनी सप्लाई, पैसे कम रह गए, $1 अरब से कम रह गए हैं, तब आपको डर लगता है कि भाई अब क्या होगा, आगे हालात किस तरफ जाएंगे। न्यू बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसिंग, अब अगेन मतलब ये एक छोटा सा है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को धड़ाधड़ अगर प्राइवेट लाइसेंसेस दे रही है कि आप बिल्डिंग करें, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे चल रही है, वो कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, चीज़ें तो चलती रहनी चाहिए। तो चंद एग्जाम्पल्स हैं, सारी एग्जाम्पल्स हमने याद नहीं करनी, लेकिन बहरहाल इंडिकेटर्स हम समझ रहे हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर में लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मतलब है वो इंडिकेटर्स जो बताते हैं कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं। क्लियर? चंद एग्जाम्पल्स इन्होंने दी। फिर इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। इवेंट एंड मैयर्स दैट अकर एट द सेम टाइम एज अ पीक और ट्रफ अकर, पीक हो या ट्रफ हो जो भी हो, मतलब आप हर टाइम पे, यानी हर पीक पे, हर ट्रफ पे, हर दरमियान के फेज में यू नो कि इस वक्त क्या चल रहा है।
तो ये पहले जुमले में उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। दूसरा, यूज बाय गवर्नमेंट टू असेस एट व्हाट स्टेज इन द साइकिल द इकोनॉमी इज इन। इस वक्त इकोनॉमी कौन से फेज में खड़ी है। असल में बार बार इकोनॉमिक साइकिल का जिक्र हो रहा है, तो मैं एक दफ़ा रोक के इकोनॉमिक साइकिल आपको दिखा दूँ। इस लाइन का मतलब है कि हम नॉर्मल हैं, ना अच्छा ना बुरा, अ सॉर्ट ऑफ ब्रेक इवन। इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती है, एक्सपेंशन की तरफ जाती है, इसको ग्रोथ भी बोलते हैं। इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है, इकोनॉमी खास जगह पे पीक पे पहुंच जाती है, ऑप्टिमम लेवल कि हाँ बस इकोनॉमी में अब सारे ही बड़े खुश हैं, हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ खरीदी जा रही है, खूब पैसे की सप्लाई है, ज़बरदस्त पीक पे पहुंची होती है। मैं बोलूँगा तो आपको बुरा लगेगा, 2017 और 2005 और 2017 पीक पे चीज़ें चल रही थी। मैं बता ना कि मैं बोलूँगा तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। हाँ, अब वही बात है ना कि जब आप एक दरमियानी सी परफॉर्मेंस पे कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी निकालने की, तो जब एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, जब सी पैक तकरीबन फाइनल हो रहा था, जब स्टॉक एक्सचेंजेस प्रीमियम पे थी, डॉलर और वो सारा कुछ, यानी तकरीबन फाइनल होने से मुराद है कि एग्जीक्यूट होने लगा था, वो काम तो हो चुके हुए थे, मैक्सिमम सड़क मैक्सिमम बन गई थी, चीज़ें हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए थे। इन्होंने आते साथ ही जो ऑडिट करवाए हैं कि नहीं जी हमें पता है इसमें करप्शन है, और चाइना को कहा जी आप लोग तो करप्ट लोग हैं, आपने तो करप्शन किया हुआ है, अगर पिछलों साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आप दोनों ने खाया होगा। उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, तुम अपनी अपनी कंपनियां लपेट के चले गए। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा डीप डाउन जाएं तो फिर आपको पता लगे कि हुआ क्या है मुल्क के साथ। तो खैर आप तो इस बात पे दुखी हैं कि वो कोर कमांडर ने क्या किया। पीक हमेशा बरकरार नहीं रहती, यानी कि ये एक फैशन है, ट्रेंड है कि समहाउ कहीं ना कहीं चीज़ें ऊपर की तरफ जाती हैं, फिर नीचे की तरफ जाती हैं, फिर ऊपर की तरफ जाती हैं। एक साइकिल है जो टिपिकली दुनिया में चलता है। पाकिस्तान में हो सकता है ये वाला फेज़ ज़रा ये स्ट्रेच ज़्यादा हो जाए और ये वाला फेज़ जो है वो बस आते ही गायब हो जाए। रिसेशन, आप पीक से नीचे आ रहे हैं। रिसेशन का मतलब डिक्लाइन नहीं है, आप माइनस में नहीं है, आप उतने अच्छे नहीं रहे, आपके कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उस लेवल की नहीं हो रहे जिस लेवल के हो सकते थे। रिसेशन, ये आप दरमियान में आ गए, इससे नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन है, अब आप माइनस में जाना शुरू हो गए और इसके फुल पीक नीचे के लेवल पे पहुंचेंगे तो इसको हम ट्रफ कहते हैं। फिर अगर ट्रफ से आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो ये रिकवरी कहलाती है। तो तकरीबन इस वक्त हम यहाँ कहीं हैं, पता नहीं मतलब ये राइट की तरफ एरो ज़्यादा है या लेफ़्ट की तरफ, या भी हमने मज़ीद नीचे जाना है या भी हमने ऊपर जाना है, या हम यहाँ हैं। तो ये ऐसे करके एक गुलदारा बनाएंगे, पीटीआई वाले किसी और तरह गुलदारा बनाएंगे, नून लीग वाले किसी और तरह, एस्टेब्लिशमेंट किसी और तरह। हाँ ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये इकोनॉमिक साइकिल का चूँकि जगह जगह जिक्र हुआ था तो मैंने कहा मेरा उसकी तस्वीर भी दिखा दो। तो उन्होंने कहा कि ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि आगे पीक की तरफ हम जा रहे हैं या ट्रफ की तरफ जा रहे हैं, हम हाइट पे जा रहे हैं या आप माइनस में नीचे सबसे नीचे के लेवल की तरफ जा रहे हैं। और कोइंसिडेंट क्या बताते हैं, इस वक्त इकॉनमी कौन से साइकिल में, इन फैक्टर से पता लगता है इस वक्त क्या मुल्क पे चल रहा है। ये कौन से फैक्टर्स हैं, इस वक्त मुल्क का जीडीपी कितना है, नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट कितने हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी है। और अगर आपने से खुदा ना खासा किसी ने बोल दिया कि जीडीपी इंप्रूव हुआ था तो मैंने गोली मार देनी है उसे। एटलीस्ट एक अकाउंटेंट के सामने ये नहीं बोलना, कभी किसी अनपढ़ बंदे के सामने ज़रूर बोलना है कि जीडीपी बहुत बेहतर जा रहा था। ठीक है, जीडीपी की ग्रोथ थी 5.6, ग्रोथ होता है पिछले से कितना इंप्रूव हुआ, पहले आपने बिल्कुल लिटा दिया फिर उससे थोड़ा सा ऊपर हुए 5.6% ग्रोथ। तो पॉइंट ये है कि अगर $325 बिलियन पे खड़ी हुई हो आपकी इकॉनमी या जीडीपी और वहाँ से वो नीचे गिर जाए 260 पे और 260 से वो रिकवर करके 280 पे आप कहें देखा आज तक इतनी तारीखी रिकवरी किसी ने नहीं दी, और ये ना बताएं कि ये कहाँ से गिर के कहाँ पे पहुँचा है। तो अगेन जीडीपी इस वक्त का करंट जो एब्सोल्यूट वैल्यू में बताता है वो बताता है एम्प्लॉयमेंट में कितने लोग हैं करंटली, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसी चल रही है। जैसे हमने कहा कि टोयोटा बंद कर रहा है, फलाना बंद कर रहा है, तो नज़र आ रहा है कि भाई इस वक्त मसलो मसाइल हैं। पर्सनल इनकम्स कितनी हैं, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग की सेल्स कितनी है, यानी ये बताता है इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है, हमारा जीडीपी क्या है, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, इंडस्ट्रीज़ कैसी चल रही हैं, चीज़ें कितनी बिक रही हैं, मुल्क में एक्टिविटी क्या हो रही है। ये कहलाएंगे
कोइंसिडेंट इंडिकेटर। अब अगेन वही बात है, यहाँ से लॉजिकल सवाल एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन एक सीधा सवाल हो सकता है कि बताएं डिफरेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्लासिफिकेशन, या ये 3 जो इंडिकेटर्स हैं ये बताएं और उनकी चंद एग्जांपल्स दे दें। तो इस टेबल से क्रैमिंग टाइप सवाल अगर मूड हुआ उनका तो पूछ सकते हैं। उनके पास इतने नंबर वैसे नहीं है, उनके पास इस एरिया में लॉजिकल सवाल बना के एक बड़ा सवाल बना दें सारे पेस्टल पे, उनके सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं। तो मैं भी अगर एग्जामिनर हूँगा तो मेरी सबसे अच्छी चॉइस ये होगी कि मैं सारे चैप्टर इकट्ठे कवर करने के लिए एक सवाल दे दूं जिसमें पेस्टल पूरा एनालिसिस हो। तो खैर, लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो थोड़ा सा बाद में चल के पता लगते हैं आपको, आज इससे पता लगेगा कि पीछे हमारे साथ हुई क्या है। पीछे आप पिछले 3-4 महीने में, 8-10 महीने में, 10-12 महीने में आप पीछे क्या होता रहा आपके साथ। इन्फ्लेशन, आज अगर एक इन्फ्लेशन है तो हम कहेंगे कि वो पीछे 1 साल से आहिस्ता 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 क्यूमुलेट होकर इस पॉइंट पर पहुंची है। अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, एवरेज इनकम यानी कि पर पर्सन जो एवरेज इनकम है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं ये बाद में जाके पता लगता है कि पीछे क्या हुआ, यानी इनसे पता लगता है कि हम पीछे किस हालात से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लीडिंग बताते हैं फ्यूचर की तरफ हम किस तरफ जा रहे हैं, अच्छाई नज़र आ रही है, बुराई नज़र आ रही है। कोइंसिडेंट बताते हैं आज इस वक्त क्या सिचुएशन है। क्या ये तीनों तरह के इंडिकेटर्स उनकी एग्जांपल समझ आ रही हैं। इकोनॉमिक साइकिल की हम बात कर रहे थे। इकोनॉमिक साइकिल में सेवरल ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलोइंग बाय इकोनॉमिक रिसेशन, मतलब सेवरल मंथ्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलोइंग बाय सेवरल ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। मैं पाकिस्तान के हिसाब से जुमले को ना मोल्ड कर रहा था। तो जब नेशनल इनकम ओवरऑल इंक्रीज एक ईयर से अगली ईयर होती है तो हम कहते हैं ग्रोथ है, जब वो फॉल करती है तो हम कहते हैं रिसेशन है। एक्सट्रीम केसेस में हम डिक्लाइन या ट्रफ की तरफ चले जाते हैं। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी कोशिश करती है कि वो कंटिन्यूड रखे इकोनॉमिक ग्रोथ को, लेकिन अगर रिसेशन अनअवॉइडेबल हो जाए तो पॉलिसी का बस कोशिश ही होगा कि रिसेशन जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना अच्छा है। तो अगेन ये डायग्राम किताब में नहीं है, अगर आप इसे बना लेंगे तो आप मतलब थोड़ा सा बेहतर समझ लेंगे। लेकिन मैं किन लोगों को बता रहा हूँ जो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हुए हैं, आपने पीआरसी में अच्छी तरह से समझी हुई हैं सारी बातें, तो जस्ट मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ओहो, इकोनॉमिक्स दिए बगैर आपका एग्जाम्ट हो गया था ना, ठीक है, फिर सही है। कम से कम एक आध सेशन मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे सामने वो लोग आएंगे जो कि पढ़ के आए होंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, क्या बात समझ आई? अच्छा, तभी आपको मेरी आधी बातें नहीं समझ आती होंगी, और फिर आप व्हाट्सएप पे जो आपको बताता होगा आप उस पर मान लेते होंगे। ठीक है, अब समझ आया। ज़ाहिर है कम पढ़ा लिखा इंसान माशरे पे एक बोझ होता है। आईकेएप तो इकोनॉमिक्स शुरू में पढ़ा देता है ना कि ये पढ़ाओ, बेस बताओ, फिर आगे बच्चा चल के कमर्शियली चीज़ों को देख सके। अब आपने वो इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, मेरा कसूर है, मैं आप लोगों को ज़रा ज़्यादा मैच्योर कंसिडर कर रहा था। ठीक है, फिर आपका हक बनता है, आप करें, आप प्रमोट करें, आप जाएं जलाएं, आप जो है वो आप माने कि ये अचानक से मुल्क ख़राब हो गया है, आप मान लें, कोई मसला नहीं। खैर है, इकोनॉमिक्स ही नहीं पड़ी हुई, टेंशन ही नहीं लेते। चलें जी, बातें करते करते आगे बातें आई स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स या स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स हैं ये आपको बताते हैं कि मुल्क में इस वक्त इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसा है। यानी देखिए ना, मुल्क में 25,000 तरह के बिजनेस चल रहे हैं, तो किसी एक बिजनेस को पकड़ेंगे तो शायद नहीं पता लगेगा, लेकिन ये ज़्यादातर बिजनेसेस की बैक पे कंपनियाँ होती हैं और कंपनियों के बैक पे शेयर्स होते हैं, और शेयर्स की जो ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। तो समहाउ स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन द कंट्री। जैसे कोई धमाका होता है, जैसी कोई अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कोई ख़तरे होते हैं, लोग स्टॉक में से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। उससे हमें समझ आ जाता है, बजाय इसके कि हम देखें स्टील बहुत अच्छा चल रहा है, लकड़ी का काम बड़ा अच्छा चल रहा है, एजुकेशन अच्छी चल रही है, फलाना अच्छा चल रहा है, आप कहीं नहीं, स्टॉक एक्सचेंज बताओ उसका क्या बना। तो स्टॉक एक्सचेंज के जो रिटर्न्स हैं वो सम टाइम आपको ये इंडिकेट करते हैं कि मुल्क में इस वक्त करंटली इन्वेस्टर्स का ओवरऑल कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम एंड ऑन द बिजनेसेस वो कैसा है। किताब ने इसको बताया, स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर। परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट इज मेजर्ड थ्रू स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स होता है, उससे इंडेक्स के ऊपर भी हम बात करते हैं कि क्या है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है सेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट का। एक मिनट, मैं एमएफए के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, ये फाइनेंस भी पढ़ते होंगे।
अब पता नहीं आप कहाँ तक पहुँचे वहाँ पे, वहाँ पे भी बढ़िया भी है। आप अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह और उन चीज़ों से उससे निकल आए, वहाँ नहीं है। तो फिर आप सोर्स ऑफ फाइनेंस पे जी अलग अलग सेगमेंट्स हैं ना, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और जो फाइनेंस के सोर्सेज हैं, फिर फाइनेंस के सोर्सेज के साथ जो वो उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, सही है, बस सही है। फिर इसका मतलब है कि अभी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का वर्ड कहीं ना कहीं शायद किताब में अब तक आया हो, नहीं आया, बस ठीक है, सही है। तो हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में इस वक्त गेम कितनी हो रही है, कितनी कंपनियां अवेलेबल हैं, उनके कितने शेयर्स अवेलेबल हैं और उसमें कितने की ट्रेडिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ इक्वल टू शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। मैं कहता हूँ कि PIA का शेयर है 7 रुपये का और PIA के मार्केट में जो शेयर्स अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल वो 1 करोड़ है, तो आई कैन से कि PIA की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7 करोड़, यानी PIA का जो मार्केट में टोटल बिजनेस हो सकता है वो 7 करोड़ है, अगर उसकी मार्केट प्राइस 7 है और उसके मार्केट में जो शेयर्स हैं, ठीक है। समटाइम क्या होता है, कुछ शेयर्स पे ब्लॉक लगा हुआ होता है, कैप लगी हुई होती है, एक फ्री फ्लोट होता है कि कितने शेयर आज़ादाना शेयर ट्रेड हो सकते हैं और कितने पे ब्लॉक लगा हुआ है। तो 30% हो सकता है स्पॉन्सर्स को रोकने हो सकता है 40% शेयर्स गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हो कि ये मार्केट में नहीं जाएंगे, तो पता ही लगेगा कि उस 1 करोड़ में से 30% ऑफ द शेयर्स वो हैं जिसमें मार्केट में ट्रेडिंग हो सकती है। तो आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब है उनका शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स हैं, लेकिन अगर हम ये कैप लगा दें, हम फुल लेंथ पे ना जाएं और अगर हम जो है फ्री फ्लोट के हिसाब से बात करें, फ्री फ्लोट यानी कि कितने मार्केट में आ सकते हैं, तो पता ये लगेगा कि उस 1 करोड़ में से 40 लाख तो चला गया गवर्नमेंट के पास, 30 लाख शेयर चले गए उन स्पॉन्सर्स के पास जो कानूनन उनको रखने ज़रूरी थे, तो मार्केट में जो शेयर आया वो 30 लाख आया, और एक शेयर अगर 7 रुपये का है तो 2.25 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें नज़र आई। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन को मेजर करने का तरीका फुल कैप भी हो सकता है, फ्री फ्लोट भी हो सकता है। फुल कैप का मतलब है सारे शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए, और फ्री फ्लोट का क्या मतलब है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल शेयर इशूड बाय कंपनी दैट आर रेडीली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एट स्टॉक एक्सचेंज, एक्सक्लूडिंग वो जो कंट्रोलिंग डायरेक्टर के पास, स्पॉन्सर के पास है, गवर्नमेंट के पास है, या कुछ और वजह से लॉक हुए हुए हैं। कंपनी ने अपने 10% शेयर्स बैंक के पास प्लेज करवाए हुए हैं और लोन लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 10% मार्केट में नहीं आएंगे। जी, स्पॉन्सर्स प्रोमोटर्स, अब चूंकि हम लोगों ने वो लॉ नहीं पढ़ा, एक लॉ ये होता है कि जो कंपनी चलाने वाले होते हैं ना, जब वो कंपनी की पब्लिक ऑफर करते हैं तो उसका 25% कम से कम उन्होंने 3 साल तक अपने पास रखना होता है, वरना क्या होगा, लोगों को खूबसूरत सी कंपनी दिखाएंगे, लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराएंगे और पतली गली से निकल लेंगे। तो रूल ये है कि एट एनी गिवन टाइम इन दोज 3 years आपके पास 25% ऑफ द टोटल कैपिटल उन स्पॉन्सर्स और उन बड़ों के पास होना चाहिए जिन्होंने कंपनी शुरू की है। तो किसी वजह से अगर कुछ लॉक हुए हुए शेयर्स हैं, ब्लॉक हुए हुए शेयर्स हैं, रुके हुए शेयर्स हैं, ट्रेडिंग नहीं हो सकती, तो फ्री फ्लोट का मतलब है कितनों में हो सकती है। तो अगर आप फुल कैप पे कैलकुलेशन करेंगे तो 1 करोड़ शेयर्स पे होगी, और अगर आप फ्री फ्लोट पे करेंगे तो 30 लाख शेयर्स पे होगी। दोबारा पढ़ते हैं, इट इज इक्वल टू शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है उसके टोटल कैपिटल में कितने, इशूड कैपिटल कितना है जो मतलब ट्रेडेबल है, फिर उसमें फिर फुल कैप है या फ्री फ्लोट है। इट रिफ्लेक्ट व्हाट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर इट्स स्टॉक, इट्स टूल यूज बाय इन्वेस्टर टू डिस्क्राइब मार्केट एंड टू कंपेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर मुझे देखना है कि आज स्टॉक एक्सचेंज कितने बिलियन की गेम खेल रही है, तो मैं सारी कंपनियों को पकड़ के और उनका फुल कैप या फ्री फ्लोट किसी भी एक तरीके से उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जान सकता हूँ कि मार्केट में कितनी गेम हो रही है, तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई स्टॉक एक्सचेंज इतने पैसे पे चल रही है, इतनी चीज़ पे चल रही है। इट मेजर्स द कंपनी वर्थ ऑन ओपन मार्केट एंड इट्स परसीव फ्यूचर पर्सपेक्ट। जब आपको पता लग गया 7 रुपये का शेयर है और आपको बता दिया मैंने 1 करोड़ का है, तो इसका मतलब है आपकी नज़र में, मेरी नज़र में PIA 7 करोड़ रुपए की चीज़ है। अब ऑब्वियसली उसके 1 करोड़ शेयर नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देते हुए कहा, लेकिन 7 रुपये प्राइस कुछ अर्से पहले तक थी, अब शायद 5.25 हो या पता नहीं, अभी करंटली प्राइस मुझे नहीं पता, वो स्टॉक एक्सचेंज से एक झटके में गूगल पे सर्च करके आ जाएगा। तो पॉइंट इज़ कि ये जो स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स हैं, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट के जो अमाउंट्स हैं, इससे आपको ये पता लगता है कि हाँ भाई इस वक्त मार्केट में कितना पैसा है और लोग कितना ट्रेड कर रहे हैं, या मार्केट में पोटेंशियल कितना है।
हमने ये पढ़ना था कि बिज़नेस से क्या रिलेशन है, लेकिन किताब ने सोचा कि वो तो थोड़ा सा ही है, वो तो हम बता ही देंगे, ज़रा बच्चों को एजुकेट ही कर दें इकोनॉमिक्स के बारे में। तो कुछ बातें आपने पीआरसी में पढ़ी हुई हैं और कुछ बातें आपके लिए शायद नई है। एजुकेशन देते देते स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस, इंडेक्स, मशहूर ज़माना इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स, तजारती खबरों सुना होगा। KSE 100 इंडेक्स के मुताबिक आज पाकिस्तान में इतना इतना वो हुआ। अब ये क्या होता है, ये वेटेड उस पर चल रहा होता है मार्केट में क्या हो रहा है। एक तो कैपिटलाइजेशन है ना, आपने कहा मार्केट की वर्थ कितनी है, एक ये है कि मार्केट में ट्रेडिंग कितनी हो रही है। फॉर एग्जांपल सन 2000 में 70 कंपनियों के 15 करोड़ शेयर्स में 25 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई। फॉर एग्जांपल सन 2000 में किसी एक दिन हम ये देखेंगे मार्केट में क्या गेम हुई जी, इतने लाख शेयर्स, इतनी हज़ार कंपनियां, इतने लाख शेयर्स, इतने करोड़, इतने अरब रुपए का टोटल वो हुआ। यानी कि एक दिन में फॉर एग्जांपल कुछ कंपनियों के 2 लाख शेयर्स बिके होंगे, कुछ के 20 करोड़ शेयर्स बिके होंगे, कुछ के 7 लाख शेयर बिके होंगे, कुछ का कोई शेयर नहीं बिका होगा। जिसके बिके होंगे, जिस एवरेज प्राइस पे बिके होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस, दूसरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस, तीसरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस, तो पता ही लगा कि पूरे दिन में 25 अरब रुपए की ट्रेडिंग हुई। बात समझ रहे? आज अगर स्टॉक एक्सचेंज में टोटल ट्रेडिंग होती है 50 अरब की एक दिन में, तो मैं कहूँगा कि इंडेक्स 200 पे आ गया। PRC QM इंडेक्स नंबर QM में पढ़ा था, थोड़ा सा याद है। इंडेक्स होता है आपका शरह, महंगाई की शरह या पीछे से आपका फ़र्क क्या आया। तो उसमें क्या होता है, हम इस वक्त की प्राइसेस नीचे, नई वाली प्राइसेस ऊपर रखते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 25 अरब का सन 2000 में ट्रेडिंग हुई और 50 अरब की अभी ट्रेडिंग हुई, तो दुगना हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंट में आ जाता है 200%। तो मैं कहूँगा स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है 200। तो इफ़ यू हेयर के स्टॉक एक्सचेंज का 33,000 इंडेक्स है, तो उसमें से 2 जीरो गायब कर दें, तो ये 330 गुना होगा उस वैल्यू का जो बेस ईयर की वैल्यू है। बेस ईयर अलग अलग टाइम पे चेंज होते रहे। ये होता है टोटल इंडेक्स। वो आपको 2 तरह के इंडेक्स बताते हैं। वो कहते हैं जी इंडेक्स इतना हो गया, लेकिन उससे पहले कहते हैं इतने पॉइंट्स के इजाफे के साथ। अब पिछले दिन का इंडेक्स हो 199 और अगले दिन का इंडेक्स हो 200, तो वो कहेंगे 1 पॉइंट के इजाफे के साथ इंडेक्स हो गया 200। यानी उस खबर से आपको 2 बातें पता लगती हैं कि ये है कि उस बेस ईयर से आज हमारी क्या वर्थ है और पिछले दिन से इम्प्रूवमेंट या डिक्लाइन कितना है। बेस ईयर बड़े अरसे तक 2000 चलता रहा, फिर 2008 भी सजेस्ट हुआ, अभी भी अलग अलग फुल कैप के लिए अलग, फ्री फ्लोट के लिए अलग चल रहा होता है। यानी अगर आप अभी भी सर्च करेंगे, कोई पता नहीं इन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिया हो, उससे ना गेम बदल जाती है। तो हो सकता है थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन दिखाने के लिए उन्होंने बेस ईयर को ऐसा ईयर बना दिया हो जिसमें प्राइसेस ज़रा नीचे थी, ठीक। तो वो डिपेंड करता है। तो KSE 100 इंडेक्स मोस्ट रिकग्नाइज्ड इंडेक्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। लार्जेस्ट कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इसमें बात होती है। यानी हम क्या करते हैं, पाकिस्तान में बेतहाशा कंपनियों में से ऊपर की 100 कंपनियां उठाई और उनकी इंडेक्स निकाल ली है। उससे क्या होगा, पाकिस्तान की टोटल बिजनेस मार्केट का 85-90% हमें वो समझ आ जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। इंडेक्स रिप्रेजेंट 85% ऑफ ऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज की टोटल कैपिटलाइजेशन, याद है कैपिटलाइजेशन, उसका 85% ये रिप्रेजेंट करता है। ये फ्री फ्लोट से निकालते हैं। उन्होंने खुद बता दिया कि इसकी अप्रोच क्या है, फ्री फ्लोट, जो अवेलेबल हो सकते हैं उनकी बेस पे देखा जाता है। KSE 100 हैज़ अ बेस वैल्यू ऑफ 1000 एज ऑफ नवंबर 1991। उन्होंने कहा नवंबर 1991 को हमने कहा 1000, तो अगर आज हम कह रहे हैं 33,000, तो इसका मतलब है नवंबर 1991 से 33 गुना ज़्यादा मार्केट बढ़ चुकी है। बात समझ आई? अगेन हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, जस्ट हमारी किताब में जिक्र है तो हम इसलिए उस तरफ जा रहे हैं। ऑल शेयर इंडेक्स
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, अगर फुल कैप मेथोडोलॉजी पे काम करें तो ऑल शेयर इंडेक्स आएगा, और KSE 100 इंडेक्स जो ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिकल इंडेक्स है, दैट इज़ टॉप 100 कंपनियां, उनका इंडेक्स, और यूजिंग फ्री फ्लोट। जब मैं फ्री फ्लोट और फुल कैपिटलाइजेशन बोल रहा हूँ तो आपको बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का बिजनेस डिसीजन से क्या ताल्लुक? लो जी, फाइनली उन्हें ख्याल आ गया कि हम तो ये बताने बैठे थे कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स का क्या ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट की मूवमेंट कंपनीज को नंबर ऑफ वेज में इंपैक्ट कर सकती हैं। राइज एंड फॉल ऑफ शेयर प्राइस वैल्यू अफेक्ट अ कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर PI का शेयर 7 से 6 पे गिर जाएगा तो अचानक से उनकी वर्थ 7 करोड़ से 6 पे आ जाएगी। अगेन ये मैं रैंडम फिगर्स की बात कर रहा हूँ। बिजनेस ऑल्सो कंसिडर स्टॉक परफॉर्मेंस डिसीजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर। जब शेयर मैंने इशू करने और मैंने देखना है कि मार्केट ठंडी पड़ी है तो शेयर इशू करके मुझे पैसा नहीं मिलना, उससे बेहतर मैं लोन ले लूँ। और अगर मार्केट बहुत गर्म है, मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग सेलिंग हो रही है और मार्केट बहुत ऊपर गई हुई है, तो हाई टाइम है कि शेयर इशू कर दो, बड़े कम शेयर दे के अच्छे पैसे मिल जाएंगे। डाइल्यूशन भी कम होगी। इफ़ यू नो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डाइल्यूशन तो आपने कहीं ना कहीं EPS वगैरह में पढ़ा होगा, पक्की बात है ना? ठीक है, चले। तो डाइल्यूशन भी कम होगी अगर आप शेयर बहुत ही, मतलब शेयर 7 रुपये के बजाय 200 का अगर ट्रेड हो रहा है तो मेरे लिए आसान है, मैं एक अच्छे प्रीमियम पे शेयर को लॉन्च करके कम शेयर दूंगा लोगों को, पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की डाइल्यूशन भी कम हुई और कंपनी को अच्छा पैसा भी मिल गया। लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज डाउन है, ठंडी चल रही है, अगर मंदी चल रही है, आपने मंदी सुना होगा, अगर वहाँ पे बेरिश ट्रेंड है, बुल और बेयर ये 2 सिंबल होते हैं। मार्केट तेज़ है तो बुल एग्रेसिव जानवर है। वैसे तो बियर भी एग्रेसिव है, लेकिन वो जिस बियर को बताते हैं वो बर्फानी बियर होता है जो बहुत ही ठंडा होकर लेटा पड़ा रहता है। तो बियर का मतलब है ठंडा और बुल का मतलब है एग्रेसिव, तेज़ी। अप और डाउन भी किया हुआ होता है। समटाइम लाल दिखा देते हैं नेगेटिव में जाने वाले को, ग्रीन दिखा देते हैं ऊपर जाने वाले को, रेगुलर ब्लैक कलर में दिखा देते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं उसको देखने के। इफ स्टॉक इज परफॉर्मिंग वेल, कंपनी माइट बी एनकरेज टू इशू मोर शेयर्स बिकॉज दे विल बी एबल टू रेज मोर कैपिटल। ठीक है, ये हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन कंसिडरिंग मर्जर्स वगैरह। जब आपका मर्जर हो रहा होगा तो कोई भी आके कहेगा भाई मार्केट में आप इतने के अवेलेबल हो। PI के पास कोई आया, हाँ भाई आपको खरीदना, उन्होंने कहा हम 13 करोड़ के हैं। मैं कहा अड्डा तू 13 करोड़ में, फिर मार्केट से जाके 7 करोड़ में ना ले लो, सीधी तरह बताओ। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट समहाउ कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर देती है। अब सोर्स ऑफ कैपिटल में आई एम मच श्योर कि आपने कहीं ना कहीं कंपनी की शेयर प्राइस की वैल्यू निकालने के तरीके देखे होंगे। अभी आया नहीं, ठीक है, सही है। हम ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं मुझे लग रहा है। असल में न्यूमेरिकल बहुत ही अपने आराम से सुकून वाले मिजाज में चलते हैं। उधर चैप्टर ही कितने से हैं? 6। अच्छा, अभी स्टॉक वो तो ख़त्म नहीं हो गया। अच्छा हाँ, 11 से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसमें 2 तो थ्योरी वाले हैं, वो 13 थ्योरी है और एक सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला थ्योरी है। तो 5 टोटल चैप्टर है। इतने चैप्टर तो हम कह देते हैं फजूल हैं जितने वहाँ टोटल चैप्टर है। डन। कंपनी में होल्ड शेयर एट कैश इक्विवेलेंट एंड वैल्यू फॉल कैन लीड टू फंडिंग प्रॉब्लम्स वगैरह। जाहिर है, मतलब कंपनी जो है वो, अक्सर कंपनियां जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स उठाती हैं और अपने पास रखती हैं। तो स्टॉक लोगों, कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट भी है, स्टॉक कंपनी की अपनी वर्थ भी है। स्टॉक से ये भी पता लगता है कि मार्केट में लोगों का रुझान क्या है और लोगों का भरोसा मार्केट के ऊपर क्या है। इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा अंदर डूबते चले जाएँ, हम यहाँ पर रुकते हैं। आपने कितना पढ़ना है? बस 2 सफ़े, सिर्फ 2 सफ़े। ये क्या हुआ, इतना सा पढ़ सके हम सिर्फ? कोई बात नहीं, इतना ही पढ़ना था। क्या हुआ? अगर जूस पिला दें तो आगे भी पढ़ेंगे? नहीं दोस्त, मैं उस दिन, जिस दिन आपको पढ़ाई की वर्थ जूस से ज़्यादा लगेगी, मैं उस दिन, अगर आपको जूस पिला के पढ़ाना है तो इसका मतलब है कि मैं समझ गया कि जूस की वर्थ लेक्चर की वर्थ से ज़्यादा है। जिस दिन आप कहेंगे नहीं सर आज आगे पढ़ाएं और बगैर किसी मुआवजे के पढ़ाएं, इसका मतलब है कि मुझे समझ आ जाएगा कि आपके नज़दीक लेक्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। आपने लेक्चर को जूस के साथ जो है वो कर दिया, तो आपने जो है ना दिल तोड़ दिया। नहीं, असल में आज ऑडिट में भी ज़रा अहम बातें हैं, तो इसलिए जो है ना बस अब उन बच्चों को तंग नहीं करते। तो बस इतना आपने पढ़ना है और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल।